अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। जब जुम्मा आता है तो हमें खुशी होती है कि अच्छा वीकेंड करीब आ गया है और वीकेंड आ गया है और छुट्टियां भी मिलने वाली हैं। एक छुट्टी कुछ लोग वीकेंड पे जाते हैं, लोग वीकेंड मना के आते हैं। इस बारी नहीं करना। नहीं, इस बारी नहीं। इस बारी मैं वक्त टाइम होंगी। ठीक है, टाइम आओ। हम आपको जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं वो जरा बता दें। इंडोनेशिया से खबर है जिसके जजीरे सुलावेसी में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया और मुतादिद इमारतें ज़मींबोस हो गई। 7 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली और दर्जनों ज़ख्मी हुए। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इमारतें किस तरह से ज़मींबोस हुई और मलबे के जो ढेर है उसके मनाज़िर इस वक्त आप देख भी सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे। और 6.2 इंतहाई शिद्दत का ज़लज़ला और कह रहे हैं कि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी भी जारी है। चलें बढ़ते हैं आगे। यूँ तो ये खबर मुझे बतानी थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये खबर भी आज महक बताएं। और अगर महक आपने आज भी स्टार्ट इस तरह से कर दी कि मेरे हैंडसम वज़ीर आज़म, मेरे कप्तान, तो फिर मैं ढूंढूंगा इस खबर में पॉजिटिविटी। देखें, चलें, मेरे कप्तान, मेरे हैंडसम वज़ीर आज़म जब भी कोई स्टेप लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई भलाई होती है अवाम की। ठीक है, यानी यूं ले लेते हैं इस खबर को कि हो सकता है 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा, लेकिन देखिए खान साहब को वो सिर्फ और सिर्फ 11-12 रुपए महंगा करेंगे। देखें, अगर वो महंगा करें, कोई ना कोई हिकमत अमली कप्तान की छुपी जरूर है। मैं आपको बता रही हूँ, महंगाई के मारे अवाम जेबें संभाल लें। इस बार पेट्रोल जो है वो आपको इस तरह से महसूस होगा कि बम नहीं गिरा लेकिन मिसाइल गिरा। लेकिन थोड़ा हौसला रखे, तसल्ली रखे, घबराना घबराना नहीं है, यानी गाड़ियां बंद रखें हैं? गाड़ियां स्टार्ट ना करें, बाहर ना निकलें, पेट्रोल इस्तेमाल ना करें, पोल्यूशन नहीं होगी। महक, कोविड भी है ना, आप इसलिए कह रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलें। पॉजिटिविटी जी, इसलिए पेट्रोल महंगा किया जा रहा है ताकि आप घरों में रहें, ताकि आप कम से कम बाहर निकलें, ताकि आप कम से कम गाड़ी चलाएं, ताकि कम से कम जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसमें इजाफा हो जी। एनीवेज, ये तो हमने थोड़ा सा लाइटर नोट में शेयर किया, बट ये कहा जा रहा है ओगरा ने कल से यानी 16 जनवरी से पेट्रोल 12 रुपए तक महंगा करने की तजवीज़ दी है। अल्लाह करे कैंसिल हो जाए, वो तजवीज़ रद्द हो जाए। एनीवेज, फैसला इमरान खान साहब ने करना है। खान साहब ने फैसला जी, खान साहब ने फैसला करना। देखा, अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि अभी भी इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत अमली जरूर है। ठीक है, और जब हम देखते हैं महंगाई के मारे अवाम की जब बात होती है तो खान साहब का सबसे पहला जो अवलीन तरजीह होती है वो ये होती है कि अवाम को परेशान कि क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखें, पंजाब में धुंध है, सड़कें बंद है, वो कह रहे हैं लोग ना निकलें, इसलिए पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। देख लें, केपी में भी यही हाल है, पंजाब में भी यही हाल है कि मोटरवेज और जो हाईवेज हैं वो बंद हैं। M1 पेशावर से सवाबी तक बंद है, M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक बंद है, M3 लाहौर से दरखाना तक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है, M4 पिंडी भटका से शामकोट और M5 मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई है। पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, मियां चन्नू और खानेवाल में कौमी शाहरा पर भी मंजर धुंधला गया और कहा यह जा रहा है कि अपर सिंध में भी धुंध है, लेकिन उसके अलावा हो सकता है आज रात को कराची में भी धुंध हो सकता है। ये जवाब मेमन साहब ने अच्छा, अगर होगी ना तो आप मुझे बता दें, बाहर निकल जाएगी। मैंने अभी तक कराची में धुंध नहीं देखी, धुंध एंजॉय नहीं की मैंने। पैदल निकलना है, ठीक है, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना, पेट्रोल महंगा हो सकता है बाद में। अच्छी बात है ना। और अभी फैसला वज़ीर आज़म ने करना, थोड़ा हौसला तसल्ली रखी, क्यों हो गया है, ठीक है जी, ठंड पै जाएगी। एक और फैसला भी होना है तालीमी इदारों से मुताल्लिक। कोरोना के बायस बंद किए गए तालीमी इदारे 18 जनवरी से खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये एक अहम सवाल मुझ समेत सारे बच्चे जो हैं वो आज इंतजार कर रहे हैं। मुझ समेत मतलब मेरे भी तो घर में बच्चे हैं ना। मतलब जाहिर सी बात है, मुझे भी होगा कि अच्छा बच्चे पीर को स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं क्या से बस स्कूल जाती है बाद में। तमाम जो सूबाई वज़रा हैं वो आज फैसले का इंतजार करेंगे। 18 जनवरी यानी मंडे को बच्चे जो है हमें सुबह के वक्त बैग जो है कंधों पर टांगे हुए स्कूल जाते हुए नजर आएंगे, या फिर ये कह दिया जाएगा कि अभी कोविड की वजह से सिचुएशन ऐसी कि स्कूल यानी 9th और 10th के बच्चे वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, फैसला आज होगा। उन्होंने कहा है कि उनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज रिव्यू किया जाएगा जो हेल्थ सिचुएशन है इन पाकिस्तान, कोविड के केसेस को देखा जाएगा, उसके बाद किया जाएगा फैसला कि आया मंडे से स्कूल्स खुल रहे हैं या नहीं। अच्छा, एक और खबर हमारे पास बाबर आजम साहब से मुताल्लिक है। उनकी मुश्किल में इजाफा इस तरीके से हुआ कि एडिशनल सेशन जज लाहौर ने खातून हमीज़ा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। पुलिस को मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का हुक्म दिया है। बाबर आजम का भी इल्ज़ामात लगाने वाली खातून के खिलाफ केस दायर करने का फैसला सामने आया है। हालात बिगड़ रहे हैं, अब लेट्स सी कि होता है क्या, क्योंकि अब कोर्ट ने तो कहा है कि आप जो है वो मुकदमा दर्ज कराएंगे। अच्छा,
और 14 साल के बाद साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो पाकिस्तान दौरे पर आ रही है। तारीखी दौरा भी इसे करार दिया जा रहा है। और मतलब हम देख रहे थे कि एक वक्त था जब इंटरनेशनल जो खेल थे वो पाकिस्तान में बंद हो गए थे, फिर दरवाजे खुले और जनाब खेल वापस आया। और अब 26 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में जनाब मेला सजेगा और चौकों की बरसात होगी। ऑडियंस अलाउ होगी या नहीं? मुझे नहीं लगता। टेस्ट मैच है वैसे तो ऑडियंस अलाउ होगी? मुझे नहीं लगता। अगर होगी तो आप जाएंगे? नहीं जी, ऑडियंस अलाउ नहीं है। बता दी पीछे से बता देते हैं कि नहीं ऊपर से नाम पूरी आवाम को बता दे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आगे बढ़ते हैं। बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र फ्रांस में शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। अमल दरामद हफ्ते से यानी कल से होगा। तालीमी इदारे खुले रहेंगे। कर्फ्यू 15 दिन तक नाफिज रहेगा। और जनाब इस कर्फ्यू की सूरत हाल में तालीमी इदारे खुले रहेंगे, यानी वो बच्चों का नुकसान नहीं कर रहे, बच्चों का नुकसान नहीं कर तालीमी इदारे खुले रहेंगे। चलिए जी, एक और खबर हमारे पास है अमेरिका से। जो 9 मुंतखब सदर हैं जो बाइडन, उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी करीब आ रही है, लेकिन हालात ख़राब हो रहे हैं। वाशिंगटन में यूँ लगता है लॉकडाउन है। शाहराहों और सबवे स्टेशन पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। कैपिटल हिल पर धावा बोलने और मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाने का जो इल्ज़ाम है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर, अब उनके खिलाफ मुआखज़े की तहरीक भी मंजूर कर ली गई। सेकेंड टाइम हुआ है, सेकेंड टाइम किसी सदर के लिए कि मुआखज़े की तहरीक मंजूर कर ली गई है। चलिए जी, ये तो हमारे कुछ स्टोरीज थी जो कि हमने आपसे इनिशियली शेयर की। बढ़ते हैं आगे। खुददारी इंसानी सफ़ात में से एक सिफ्त है। इसी पर एक शेर है, किसी को कैसे बताएं ज़रूरतें अपनी, मदद मिले न मिले आबरू तो जाती है। कराची का बच्चा अब्दुल वारिस इसी खुददारी की एक जीती जागती मिसाल है। उम्र 13 बरस, लेकिन घर वालों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए 6 साल की उम्र से ये काम कर रहा है। वालिदा इसकी खाना बनाती हैं और ये खाना जाके फिर बेचता है। पापोश के इलाके में साइकिल पर ये खाना फ़रोख्त करता है। अगर कोई इसे मदद की नीयत से बात करे तो कहता है मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इसी का सिला चाहिए। महक गुज़श्ता रात इस बच्चे के पास गई, इससे मुलाकात करके आई। कितना खुददार ये बच्चा है। बहुत सारी बातें महक ने की, आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं। छोटा सा मैं एक बच्चा हूँ लेकिन काम करूँगा बड़े बड़े। ये लाइनें हमने बहुत सुनी हैं, बहुत पढ़ी हैं, लेकिन मैंने इसकी जीती जागती मिसाल ढूंढ ली है। और मैंने सोचा कि मैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उस मिसाल से, उस बाहिम्मत लड़के से, उस नन्हे लड़के से आपको मिलवाऊं। पापोश नगर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और वो लड़का जिसका मैंने जिक्र किया है वो 13 साला बच्चा अब्दुल वारिस मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछूंगी। कहानी मैंने आपकी देख ली, पढ़ ली। मैं चाहूँगी मेरे नाजरीन को, हम चलते भी रहते हैं, वॉक भी करते हैं, और मैं चाहूँगी कि जितने लोग देख रहे हैं ना आपको मेरे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, उन सबको अपने बारे में आप खुद बताएं। आपकी एज 13 साल है? जी, एज जो है 13 साल है और मैं ये बेचता हूँ सामान। अच्छा, आपके सामान में मैंने देखा डोनट्स हैं, जी, मैकरोनीज हैं। मुझे ये बताएंगे अम्मा बनाती हैं? जी, अम्मा बनाती हैं। में कितनी बिक जाती हैं? सारा दिन नहीं, मैं रात को 8-9 बजे तक आता हूँ यहाँ पे। और फिर यहाँ से फारिग कब होते हैं? यहाँ से मैं फारिग हो जाता हूँ 1 बजे 1:30 बजे तक फारिग हो जाता हूँ, तो यहाँ से फिर मैं चला जाता हूँ। यहाँ से घर चले जाते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 9:30 बजे रात को आते हैं। मुझे ये बताओ कि दिन में क्या करते हो? दिन में मैं दूसरी जॉब करता हूँ, मार्केट में जो करता हूँ, कपड़े का काम करता हूँ। अच्छा, दिन में मार्केट में होते हो। तो वो वाली नौकरी, वो वाली जॉब कितने बजे शुरू होती है? वो जॉब होती है 11 बजे शुरू होती है सुबह। 11 बजे शुरू होती है। और वहाँ से फारिग कब होते हो? वहाँ से मैं फारिग हो जाता हूँ 8 बजे तक फारिग हो जाता हूँ। 8 बजे ये बच्चा वहाँ से फारिग होता है, यहाँ 9:30 बजे पहुँचता है। गोया कुछ ही वक्त मिलता है रेस्ट करने का। वो रेस्ट नहीं होता, वो ये अपने घर जाता है, माँ से चीज़ें पकड़ता है जो माँ ने बना के रखी हैं, और फिर पापोश नगर में आके उन चीज़ों को बेचता है, सेल करता है। मुझे बताओ बेटा, घर में कौन कौन है? घर में वालिद साहब हैं, वालिदा हैं और बहन भाई हैं मेरे छोटे। आप सबसे बड़े हो? वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब माजूर हैं। माजूर हैं। मुझे बताओ, ज़िंदगी में कुछ सोचा कि पढ़ना है, पढ़ के कुछ करना है, कुछ बनना है? जी, मैंने जो है मदरसे पढ़ता हूँ और मुझे यही शौक है मदरसे पढ़ने का है। जो छोटे बहन भाई हैं वो क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं या वो भी नौकरी करते हैं? नहीं, वो उन सबको पढ़ा रहा हूँ मैं। उन सबको आप पढ़ा रहे हो?
कभी किसी ने कहा कि हम तुम्हारा बाजू पकड़ेंगे, तुमने अब नौकरी नहीं करनी, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें लिखाएंगे? जी कहा। लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे अपना ही मतलब करना है। मैं जो है ऐसे किसी से भी नहीं लेता मतलब हेल्प। दाढ़ी आप चेक करें इस बच्चे की कि 13 साल की उम्र में इसकी ये सोच है कि किसी की हेल्प नहीं लेनी, किसी का मोहताज नहीं बनना। हमारे प्लेटफॉर्म से वो तमाम बच्चे या वो तमाम बड़े जो हल्की सी बीमारी को ये समझ लेते हैं कि वो कमाने के लायक नहीं रहे, या वो उम्र देख के कहते हैं कि हम नहीं कमा सकते, दूसरों के मोहताज बन जाते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस अपनी मेहनत से कमाओ और जो है अपनी मेहनत से खाओ, किसी का कभी मोहताज ना बने। अब मेरे ज़रा कैमरे की तवज्जुह से सबको बता दो अपने ब्रांड का नाम, जिस जगह पे ये डोनट्स बिकते हैं आप लेके जाते हैं। जी मैं ये पापोश में बहुत मशहूर यखनी वाले पेशावरी सूप वाला खिलाफत चौक पे यहाँ मैं बेचता हूँ, और इस जो ब्रांड का नाम है सुपर डोनट्स है का नाम है, ये सुपर डोनट्स नाम है। तो भाई इस ब्रांड को चमकाना आपने है, इसके डोनट्स खाने हैं, पापोश नगर में आए, इस बाहिम्मत बच्चे से मिलें, इसकी सोच देखें और इसकी सोच देख के सुन के अंदाज़ा लगाएं कि अगर हर शहरी की ऐसी ही सोच हो जाए कि ख़ुद कमाना है, ख़ुद ही अपने आप को आगे लेकर जाना है, किसी का मोहताज नहीं बनना, तो यकीनन हम तरक्की करने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। छोटा सा बच्चा है, उम्र इसकी है अभी खेलने कूदने की उम्र है, स्कूल जाने की, लेकिन वो साइकिल पर निकलता है और दिन भर रोज़गार कमाता है, दिन भर पैसे कमाता है, घर लेकर जाता है। जो भी इसके पास आए, जो भी इसके करीब आए, इसकी मदद करने की कोशिश करे, इसका हाथ थामने की कोशिश करे, वो चाहे रियासत हो, वो चाहे कोई इदारा हो, वो चाहे कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल हो, ये इनकार करता है। वो कहता है किसी को अगर मेरी मदद करनी है तो मेरा सामान ख़रीदो, जो मैं बेच रहा हूँ वो ख़रीदो, मैं रोज़गार की तलाश में हूँ और रोज़गार जो मैं कमाऊँगा वही लेकर घर जाऊँगा, हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से पैसे नहीं लूँगा। ख्वाहिश ज़रूर है पढ़ने लिखने की, लेकिन ख़ुद कमा कर पढ़ना चाहता है, अपनी जो ज़रूरियात हैं वो ख़ुद पूरी करना चाहता है, अपने वालिदैन का सहारा बन रहा है, अपने छोटे बहन भाइयों का सहारा बन रहा है, एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो ज़रा सी मुश्किल में घबरा जाते हैं। जॉब चली जाए तो घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ये बच्चा उन्हें सिखा रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ हौसला ऐसा होना चाहिए और ख़ुददारी ऐसी होनी चाहिए, तो उसके बाद रास्ते खुद बन जाते हैं। जब बात हम कर रहे हैं इसकी, तो आपको खुद मिलकर इस शख्स से, इस बच्चे से कितना अच्छा लगा? अच्छा, मैंने जब उससे ये कहा कि आप चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प करे या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, उसका जो मैसेज था, और 13 साल की उम्र में एक छोटे से बच्चे का इतना हौसला, और उसने कहा कि मैं दूर की सोच रखता हूँ, मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। तो बड़ी मतलब मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि 13 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं अमूमन उन्हें या तो खेल कूद से लगा होता है या वो सोच रहे होते हैं कि उन्होंने फ्यूचर में क्या बनना है। और जब मैंने इससे पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि आपने फ्यूचर में आगे क्या करना है, क्या बनना है, क्योंकि हर किसी को कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो इस बच्चे ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये ब्रांड है डोनट्स का, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए, लोग आएँ दूर दूर से खाने के लिए, लोग आएँ इसको एंजॉय करें। और मतलब उसकी आंखों में जो एक चमक थी और जो एक उसकी आंखों में ख्वाहिश थी, आप ये कह लें कि रोशन मुस्तकबिल के हवाले से, मुझे लगता है कि इस बच्चे से बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और ये बच्चा, इसका मुस्तकबिल रोशन होगा, क्योंकि अभी से उसकी आंखें ये बताती हैं कि रोशन मुस्तकबिल है इसका, क्योंकि फ्रॉम द डे वन जिस तरीके से वो काम कर रहा है, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहा है और जिस खुददारी से वो काम कर रहा है, वो मिसाली। अच्छा, उसने ये बताया कि वो 6 साल की उम्र से 6 साल की उम्र से कर रहा है, वो उम्र ही नहीं है काम करने की, बट जाहिर है वो कहते हैं मैं नहीं मांगूंगा और ना मैं अपने घर के किसी फर्द को मांगने दूंगा, वो खुद सहारा बना। 13 साल का वो है, बाकी जो उसके बहन भाई हैं उनका खर्चा उठाता है, उनको तालीम दिलवा रहा है, अपने वालिद की देखभाल कर रहा है, अपनी माँ को देखता है। मतलब एक 13 साल का बच्चा, एक 13 साल का बेटा, सोचें कि मतलब अपने घर में कितनी रोशनी फैला रहा है, कैसा रोशन चिराग है। सिर्फ घर में नहीं, हाँ, पूरे मुल्क में देखने वालों को एक पैगाम है। वही तो कह रही हूँ कि कैसा रोशन चिराग है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोशनी और बहुत सारे लोगों को सबक मिलता है, सीख मिलती है कि खुददार होना जरूरी है। हम देखते हैं शुएब, आजकल लोग सेहतमंद होते हैं, हट्टे-कट्टे होते हैं, लेकिन दूसरों के आगे हाथ फैला रहे होते हैं। उन्होंने शायद इस चीज़ को एक पेशा बना लिया है, लेकिन इस बच्चे ने जो कल बातें की, जो इसका जज्बा था, जो इसकी हिम्मत थी, वो देखने के लायक थी। और 13 साल की उम्र में मैं कहती सलाम है इस बच्चे की ऐसी सोच को, ऐसे जज्बे को। और
मतलब मज़े की बात ये है कि जब इसकी ये बास्केट खाली हो जाती है दोबारा घर जाता है, फिर भर के लेकर आता है, फिर वो मतलब सेल करता है। मुझे कल इसने बताया कि मैं 9:30 पे आता हूँ यहाँ पे और रात को 2:30 पे वापस घर जाता हूँ। फिर सुबह इसने 9 बजे उठना होता है क्योंकि इसकी जो 2 जॉब से करता है, जो एक नौकरी कपड़े की दुकान वाली, वहाँ पर ये जाता है। यानी सिर्फ 5-6 घंटे उसकी नींद होती होगी, वो भी ना जाने होती होगी या घर जाके और कोई काम करता होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ सोची कि इसने मुझे बोला कि मैं 8 बजे वापस आ जाता हूँ उस नौकरी से और 9:30 पे मैं यहाँ पे, दरमियान में कितना कम वक्त है, बहुत कम वक्त है। मतलब हम जब घर जाते हैं हमें 4-5 घंटे चाहिए होते हैं रिलैक्स होने के लिए, लेकिन उस बच्चे को आप देखिए कि सारा दिन वो एक कपड़े की दुकान पे काम करता है, उसके बाद जब वो घर जाता है यकीनन उसके लिए रेस्ट का वक्त नहीं होता, थोड़ा सा खाता होगा, माँ उसको टोकरी जो है वो पैक करके देती होगी, चीज़ें उसमें रखती होगी और वो फिर पापोश नगर पे आ जाता है। चलें, हम ये जरूर कहते हैं लेट्स सपोर्ट हिम इन द वे कि जब भी आप वहां पर जाएं तो आप जरूर इस बच्चे को ढूंढें, मिल जाएगा आपको, इससे जरूर ये डोनट्स लेकर खाएं। जबरदस्त, ये बड़े मजे मैं आपके लिए लेकर आऊं। चले हम दोबारा चले जाएंगे, हम दोबारा जाएंगे इस बच्चे के पास और पूरी टीम जाएगी हमारी, हम डोनट्स भी खा के आएंगे और हम आपको भी कहते हैं ज़रूर वहाँ पर जाएं और उस बच्चे से मिलें और ये डोनट्स ज़रूर खाएं ताकि इसको सपोर्ट हम कर सकें इसी तरीके से कि उसकी खुदारी हर्ट ना हो। चलें बढ़ते हैं आगे, अब लगाते हैं हम दुनिया भर का चक्कर और आज हमारे पास सबसे पहले खबर है हनी बीज से मुतालिक कि हनी बीज कितनी एक्टिव होती है, हनी बीज से आप क्या क्या कर सकते हैं बल्कि क्या क्या करवा सकते हैं। एक ऐसा मुजस्समा हम आपको दिखाएंगे जो कि इंसानों ने नहीं बल्कि 60,000 हनी बीज ने मिलकर बनाया है। कदीमी मिस्र में फ़िरौन की मलका का एक नायाब मुजस्समा बनाया गया है जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है, $500 आई गेस बनते हैं। स्लोवाकिया के नौजवान फनकार टॉमस, इन्होंने मोमी मुजस्समा तैयार किया, यानी करते आए हैं, इसमें उनकी कहना चाहिए कि महारत है, वो उस पर कमांड रखते हैं। उन्होंने जो ये चीज़ की है वही ना मैं कहती हूँ कि आप मछलियों से काम ले लेते हैं, आप मक्खियों से काम लेते हैं, मतलब दुनिया की हर चीज़ से आप काम ले सकते हैं भैया अगर आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। अच्छा, इन्होंने वो बड़ा एक मजे का आयरन रॉड से एक फ्रेम बनाया और उसके बाद मक्खियों को इन्होंने कहा कि अब तुमने बनाना है इसी पर छत्ता, उन्हें बंद किया। थोड़ा बहुत वो ख़राब भी होता है विद टाइम, लेकिन उसे ठीक करते और एंड पे जी मुजस्समा तैयार हो गया। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। माहिरीन ने दरख्त पर रहने वाले एक सांप की हैरत अंगेज सलाहियत पहली मर्तबा दरियाफ्त की है जिसमें वो अपने जिस्म को फंदा बनाकर खंबे पर चढ़ सकता है। सांपों ने पहले खुद को खंबे पर लपेटा और इस दरमियान में अपनी दुम का हुक बना लिया। इस तरह वो ऊपर की जानिब रेंगते हुए अपने शिकार की जानिब बढ़ने लगे। ये ऐन उसी तरह से है जिस तरह से नारियल या खजूर तोड़ने वाला कोई कारकुन अपनी पुश्त पर चिमड़े का पट्टा बांधकर उसे दरख्त में लगाए और फिर सरक कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दे। माहिरीन ने सांपों में ये सलाहियत पहली मर्तबा देखी है। यानी देखें सांप कितने छुपे रुस्तम है, आज की सदी में ये सलाहियत दरियाफ्त होती है। देखें जी वो किस तरीके से चढ़ रहे हैं। ये नए सांप होंगे, नई नस्ल होगी, या हो सकता है कि उन्होंने अब इस तरह से चढ़ना सीख लिया हो जी। अच्छा बढ़ते हैं आगे। चाइना से खबर है, एक ऐसे बुलेट ट्रेन तैयार की गई है जो कि -40 डिग्रीज पर भी चल सकती है और तेज चल सकती है, 350 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। यानी वो काम कर रहे थे कि मौसम जैसा मर्जी हो, ट्रेन की रफ्तार सुस्त ना हो। ट्रेन की पटरी और निज़ाम को हाई स्पीड बनाया गया है जो बीजिंग को शिमाल मशरकी सर्द इलाकों हाबिन और शिनयांग से जोड़ेगी। चीनी सरकारी रेलवे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने ट्रेन को सर्द तरीन माहौल में आजमाया और इसके सारे निज़ाम अच्छी तरह काम करें। और हम चीन हमारे बड़ा अच्छा दोस्त है, चीनी भाई एक ट्रेन कराची तक भी चला दें, क्या चाहते हैं आपका चला दें, आपको भी फायदा हमारा भी फायदा है ना। ये होते हैं ऐसे दोस्त जो फौरन से वो कहते हैं ना अभी पिंड वसा नहीं चोर पहले आ गए हैं, दोस्ती है ना भाई। अच्छा ये वैसे पाकिस्तान में सब बुलेट ट्रेन वाली बात हो रही है, उसमें टाइम लगेगा ज़ाहिर क्योंकि अभी तो ML1 अपग्रेड होनी है, उसके बाद फिर देखेंगे कि मजीद क्या स्टेप्स हैं और फिर जनाब ये अमल में आएगी। फिर हो सकता है हम तरकीब तक भी पहुंच जाए, वो भी काम की ज़ाहिर हो रहा है। नहीं ट्रेन पे ये जितने भी राज होते हैं ना, मैंने आपको कोई बात नहीं आइंदा के नहीं, आप ट्रेन थोड़ी जा रही हैं। अच्छा आपके लिए एक नौकरी मैंने ढूंढी जनाब। अमेरिका में एक इदारे ने ऐसे मुलाजमीन की तलाश शुरू कर दी है जो बस नेटफ्लिक्स देखते रहे और पिज्जा खाते। देखें आधा काम कर लूंगा। क्या पिज्जा खाते रहे? अब ये क्यों उन्होंने ऐसे मुलाजमीन की क्यों डिमांड की है? इसके लिए कंपनी उन्हें $500 तनख्वाह अदा करेगी। इतनी ज्यादा नहीं बनते वैसे। चले जो भी आपको फिर मुफ्त में पिज्जा भी तो मिल रहा है ना, देखने के लिए वीडियोस भी मिल रही हैं, नेटफ्लिक्स मिल रहा है, क्या हो गया है? देखिए नई नेगेटिविटी नहीं जनाब। अच्छा असामी का नाम प्रोफेशनल बेंच वाउचर है। अच्छा जी, इस मुख्तसर मुद्दती मुलाजमत के लिए मुलाजिम को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स देखना होगा और साथ साथ पिज़्ज़ा भी खाते रहना जी। कंपनी का ये कहना है कि उम्मीदवार को नेटफ्लिक्स की कोई 3 सीरीज़ देखनी होगी और
उनके प्लॉट, हिदायतकारी और अदाकारी पर रिव्यू पेश करना होगा। इसके अलावा इस दौरान मुलाजिम जो होंगे उन्हें मुख्तलिफ मकामात का पिज़्ज़ा खाने को दिया जाएगा और जो मुलाजिम होंगे वो पिज़्ज़े के जायके, रंग और अज्जा वगैरह की बुनियाद पर भी रिव्यू पेश पिज़्ज़े के रंग का रिव्यू। मतलब देखिए अब अमेरिका में मुख्तलिफ इक़साम के पिज़्ज़े होते हैं, वो आपको वाकई पाकिस्तान में उसके पिज़्ज़ा नहीं मिलते, क्योंकि मैं अमेरिका नहीं गई। अच्छा, मैंने पूछने लगा था आपसे, लेकिन जब प्रोफेशनल बिंज वॉचर की आपने जॉब मिल ढूंढी है, मुझे कतई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन किसी को है तो जरूर अप्लाई कीजिए। पहले तो अमेरिका जाए ना, आप जरा जाके दिखाएं जिस वक्त वहाँ पे तारीखी हालात। मैं जाना ही नहीं चाहता। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि जिनको जरूरत है, उनके लिए तो पहले जरूरी है वीजा। नहीं तो जो अमेरिकन हैं वो जो ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं वो अप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, अमेरिकी कारसाज कंपनी ने मुस्तकबिल की उड़ने वाली गाड़ी की तैयारी शुरू कर दी है। खुद से चलने वाली ये गाड़ी हेलीकॉप्टर की तरह लैंड और टेक ऑफ कर सकेगी। कार 55 से आप सोच रहे होंगे मैं 55 रुपए फी किलोमीटर कहने वाला हूँ, ऐसा कतई नहीं है। 55 मील फी घंटा की रफ्तार से मुसाफिरों को एक छत से दूसरी छत तक पहुंचाएगी। कारसाज कंपनी ये गाड़ी जल्द मार्केट लाने के लिए पुरज़्म है। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई मोटरवेज की ज़रूरत नहीं होगी, कोई हाईवेज की ज़रूरत नहीं होगी, लैंड रूट्स होंगे जी, आपने यहाँ से यहाँ जाना है, टक्कर ना हो जाए, बस ये टक्कर ना हो जाए। और इसकी कामयाब जो पहली परवाज़ हम कहते हैं वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में नहीं होगी तो टक्कर भी नहीं होगी, क्योंकि अमूमन यहाँ पे देखा जाए परिंदा टकरा गया या जी लैंडिंग के दौरान बड़े मसले होते हैं, स्पेशली कराची एयरपोर्ट पे, जिसको बार बार साफ करने की बात की जाती है। एक और खबर है, यूट्यूब ने हैशटैग्स के साथ पोस्ट की जाने वाली वीडियोस के लिए अलग से एक सफ़ा भी तरतीब दे दिया है, जो देखने में बहुत सादा और आसान है और नाज़रीन के लिए बड़ी मदद है इसमें। इसके तहत नाज़रीन यूट्यूब पर जारी हैशटैग्स के तहत पोस्ट की जाने वाली वीडियोस को मकबूलियत के लिहाज से देख सकते हैं, यानी पहले रैंक पे कौन सी है, दूसरे पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है। इससे पहले मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन में यूट्यूब वीडियोस के ऊपर हाइपर लिंक पोस्ट किए जाते रहे हैं ताकि मखसूस उन्वान से वाबस्ता दीगर वीडियोस भी देखी जा सकें। आपने कभी ये तजुर्बा किया है? एक्चुअली मैं आई एम नॉट अ यूट्यूबर, तो मुझे इसलिए इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जो हैशटैग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी हैशटैग्स कम्युनिटी पेजेस पर डाले जाते हैं उसकी वजह से लोगों को काफ़ी हेल्प आउट होता है। बट अभी जो नया इन्होंने किया कि नॉट हाइपर लिंक बट हैशटैग्स, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उस हैशटैग के जरिए मालूम हो पाएगा कि इससे मिलती जुलती और कौन सी वीडियोज़ हैं जो कि उनके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। तो यानी उस हैशटैग पर आप क्लिक करें और उससे मिलता जुलता कोई भी टॉपिक है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस लिंक पर जाकर YouTube हैशटैग्स पेज आप देख सकते हैं। आप तो YouTube पे बड़े ड्रामे देखते हैं? हाँ, तो ड्रामे देखता हूँ मैं, लेकिन मैं YouTube पर नहीं देखता हूँ। मैंने कल भी कहा था मुझे मोबाइल पर ड्रामे देखना पसंद नहीं है, मैं टीवी पर देखता हूँ, बिग स्क्रीन पर देखता हूँ मैं। वो 2 ड्रामे तो आपने मुझे रिकमेंड किए थे वो देख रहा हूँ मैं। देखिए मैं कितनी बात मानता हूँ आपकी, लेकिन हम तो दूसरे की बात मान लेते हैं। पाकिस्तानी वैसे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है? पड़ोस में मोदी जी जो है ना किसी की बात मानते ही नहीं है। किसान एहतजाज कर रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, एहतजाज का दायरा वसी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जो है वो मानते नहीं है। लेकिन अब इस एहतजाज ने मोदी जी को नानी याद दिला दी, क्योंकि किसान 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। नए ज़रई कानून की जो कोशिश है इसने मोदी सरकार को नाको चने चबवा दी हैं। इसमें हमने जो लेटेस्ट चीज़ देखी है वो ये कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कहा है, हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, वो जो पार्लियामेंट से एक बिल या कानून जो है वो मंजूर हुआ था। अच्छा, बहुत से और मामला जो कि मोदी सरकार ने किए वो लॉकडाउन में दब गए, लेकिन इस एहतजाज को दबाने की जितनी कोशिश की गई उतना ये एहतजाज हमें कामयाब नजर आ रहा है। किसान हमें जीत के करीब नजर आए, क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने नए ज़रई क़वानीन पर अमल दरामद रोक दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि किसानों से मुज़ाकरात के लिए ज़रई माहिरीन की 4 रुकनी कमेटियाँ बनाई जाएगी। और यहाँ तक मामला पहुँच गया कि मोदी जी इत्तेहादी जमातें भी इस मामले पर उनका साथ छोड़ चुकी हैं। यानी अगर ये कहें कि मोदी साहब जो आइसोलेशन की बातें करते थे पाकिस्तान के हवाले से, वो खुद आइसोलेट हो गए। अब हुकूमत ने मामले से तवज्जो हटाने के लिए छलांगे मारना शुरू कर दिया। हद तो ये है कि भारत की अस्करी क़यादत को मुख्तलिफ बयानात देने पड़ रहे हैं। भारत के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि इंडिया को बैक वक्त चीन और पाकिस्तान दोनों महाजों पर ख़तरा है। सवालात अब ये हैं कि अब क्या मोदी सरकार खत्ते का अमन ख़राब करने का सोच रही है कि अपने लोगों की इस चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी ताल्लुकात जो है इसको इस्तेमाल किए जाएंगे, इस लिहाज से कि लोगों को डराया जाएगा कि पाकिस्तान या चाइना कोई भी हर्जा सराई कर सकता है। अगर हम ये कहें कि भारत जैसे बड़े मुल्क के छोटे वज़ीर आज़म की छोटी सोच उनके अपने ही लोगों के लिए आग साबित हो रही है तो गलत नहीं होगा। इसी पर बात करने के लिए मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मारिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट से पास कानून पर अदालत ने अमल से रोका है। आपको लगता है कि अब पार्लियामान और हुकूमत आमने सामने आ सकते हैं या भारत के अंदर
हम देखेंगे जो आग भड़क रही है, जो आग उठ गई है, जल रही है, उसको मज़ीद भड़कने की वजह मिल सकती है। ये एक चीज़ हो सकती है कि भारत मज़ीद अपनों की लगाई हुई आग की लपेट में आ सकता है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर ये वजह है कि इस वक्त हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रोकने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कानून की हैसियत और उसके बाद उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की पावर है वो इस बात के ऊपर मुनहसर करती है कि हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के हुकूमती अदारे कितनी हद तक सुप्रीम कोर्ट के जो बयानात हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है, हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, उसको कितनी हद तक इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि ये एक वाहिद लिटमस होगा जिससे ये बात पता चल सकेगी कि हिंदुस्तान पार्लियामेंट है वो इस वक्त मद्दे मुकाबल है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी सूरत हाल जब भी हिंदुस्तान में पेश आई है, हिंदुस्तान की जो इंतहा पसंद जो लोग हैं, ना सिर्फ वो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर असरअंदाज होते रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको भी अपने हक में तब्दील कराते रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो केस है वो बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर इस मंजरनामे के ऊपर वाज़ेह तौर पे उभरता है। अच्छा मारिया साहिबा, लॉकडाउन में किसी तरह मुतनाज़िर शहरियत कानून तो हमने देखा कि दबा दिया गया, उस पर उस तरीके से बात नहीं हो रही, लेकिन किसानों के एहतजाज पर वो हरबा नहीं चल सका। क्या समझती है, मोदी सरकार भारत में अपनी साख बिल्कुल खो चुकी है? देखें, जो मुतनाज़ा शहरियत का जो कानून था उस वक्त तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट खामोश रही, और इस वक्त ये लगता है कि शायद हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और उनके मद्दे मुकाबल खड़ी हुई है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हकीकत इसी बात पर मुनहसर है कि क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट और बिलखसूस हिंदुस्तान के जज और हिंदुस्तान के वो तमाम अफराद जो इस फैसले के ऊपर कारामद तरीके से या कारामद तरीके से काम करना चाहते हैं, क्या वो इंतहा पसंद सोच जो है हिंदुस्तान के अंदर या इंतहा पसंद अनासर जो हैं या शिद्दत पसंद अनासर जो हैं उनके खिलाफ खड़ी हो सकेगी या नहीं। अभी तक कोई वाज़ेह मिसाल नहीं उभरी जहाँ ये बात वाज़ेह हो सके कि हिंदुस्तान की अदारे और उनके जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के अंदर जो इंतहा पसंद सोच का जो तासुर है या उनका जो असर रसूख है उसके सामने एक वाज़ेह तौर के ऊपर खड़े हो सके। लेकिन मारिया साहिबा, हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि जब भारत के हम इदारों की बात करते हैं तो उस इदारों के जो बड़े हैं वो ऐसे बयानात देते हैं कि तासुब ज़्यादा सोच को तक़वियत मिलती है। मोदी सरकार इस वक्त मुश्किल में है, पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में वहाँ के आर्मी चीफ का बयान क्या हैसियत रखता है? क्या मोदी सरकार खित्ते का अमन ख़राब करने का प्लान कर रही है? क्योंकि बारहा ऐसे प्रोपेगेंडे भारत की जानिब से देखे जाते हैं कि पाकिस्तान या लद्दाख वाला मामला हो जाए, वहाँ पे फेंटी तो चीन से खा लेता है लेकिन फिर वही हरकतें करना शुरू कर देता है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में भारत की तरफ से ऐसा कोई प्रोपेगेंडा किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल यही है वो इस बात की अक्कासी करती है कि हिंदुस्तान की फ़ौज मोदी सरकार के लिए वो तमाम रास्ते खोलेगी जो उनके दरमियान गठजोड़ है उसके अंदर ना सिर्फ उनको एक जो है एक तरह से आप कह सकते हैं एक दूसरे के लिए लाज़िम व मज़लूम है, लेकिन उसके साथ साथ जो अंदरूनी जितने प्रेशर्स हैं उन सब से नज़र हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी अफवाज और हिंदुस्तानी सरबराह फ़ौज की जो सरबराह हैं वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि ये तमाम अंदरूनी ख़तरात बैरूनी ख़तरात में तब्दील हो जाएँ। तो ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ अंदरूनी खदशात से वो ये समझते हैं कि उनके अंदर इजाफा होगा अगर एक बैरूनी जंग खुलती है, लेकिन उनका ख्याल ये है कि इस बैरूनी जंग से या बैरूनी ख़तरात के अंदर इजाफा करने से अंदरूनी जो खलफशार है उसके ऊपर वो काबू पा लेंगे। अच्छा मारिया साहब, आखिर में बताइएगा कि जिस तरीके से मुलव्वस रहा है पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में, गुज़श्ता रोज़ कराची से भी एक इसी तरह से लिंक जो है वो हमें मालूम हुआ। इसके अलावा रॉ किस तरीके से इन्वॉल्व रहा है चीनी बाशिंदों पर हमले करने से मुताल्लिक, उसके भी हमारे पास प्रूफ्स हैं जो कि यकीनी तौर पर हमने चाइना के साथ शेयर भी किए होंगे। मारिया साहब, क्या लगता है आपको, अगर भारत की ये सोच रहेगी और इस तरह से कार्रवाइयाँ वो करता रहेगा तो ज़ाहिर है इट्स अबाउट द रीजन, खित्ते में हम तो आ ही नहीं सकता इस तरीके से।
कोई शक नहीं है कि इस वक्त हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने में मुलव्वस हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान और चीन के माबैन जो ताल्लुकात हैं, अगर उनके बाशिंदों या उनके लिए उन तमाम कंपनीज़ के लिए जो पाकिस्तान के अंदर आके सरमायाकारी करना चाहती हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ इस किस्म के एक्शंस किए तो इससे जो पाकिस्तान का स्ट्रेटिजिक मनसूबा है CPEC, उसको अंदर वो तातुल का शिकार कर सकें। लेकिन ये तमाम तर कोशिशें जो हैं पाकिस्तान ना सिर्फ नाकाम करता है, लेकिन इसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो मारूजी हकीकत रखते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान और चीन का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ लाजिम व मलज़ूम है, और पाकिस्तान और चीन की तरक्की भी इस बात के ऊपर मुनहसर है कि हम दोनों ममालिक एक दूसरे को किस तरह देखते हैं और एक दूसरे के लिए कितनी हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं। मारिया सुल्तान साहिबा सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थी और भारत के अंदर जो आग लगी हुई है उस पर अपना तज्जिया दे रही थी। बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, ज़रा कराची की बात कर लेते हैं। कराची का मशहूर बंस रोड, जहाँ के खाबे बड़े मशहूर हैं, वहाँ पर पहले होता ये था कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा हुजूम होता था। अब वो जगमग कर रहा है क्योंकि नए साल की आमद पर बड़े नए नए प्लान्स वहाँ के लिए बनाए गए हैं। बंस रोड फूड स्ट्रीट का नक्शा ही बदल दिया है। 7 जैसे ही बजते हैं, यानी शाम के 7 जैसे ही बजते हैं, फूड स्ट्रीट पर गाड़ियों का दाखिला बंद हो जाता है और मनपसंद खाबों की टेबल्स सज जाती है। शेब ने किया ये कि उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा महक आ जाएं, तो वहाँ चलते हैं, आपको मैं खाना खिलाता हूँ। तो मैंने कहा मुफ्त का खाना कौन मना कर सकता है। मैंने कहा शेब ठीक है, आप मुझे ले जाएं वहाँ पे। हमने वहाँ की रोशनियाँ देखी, एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया, खाया पिया भी बहुत, लेकिन क्या वाकई सब कुछ बहुत अच्छा है कि सब बहुत खुश हैं, या कि कुछ लोग हैं जो कि ना खुश भी हैं, परेशान कुछ लोग हैं। हाँ। लेकिन परेशानी और खुशी दोनों आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में फूड स्ट्रीट है। कराची में भी अब फूड स्ट्रीट है जनाब, जहां पर ना बाइक चलेगी ना गाड़ी जाएगी, सिर्फ पैया पैदल जाना पड़ेगा। और ये है जनाब बंस रोड की कहानी, क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है तब्दीली। मैंने महक को कॉल किया और कहा महक बाहर चलते हैं और देखते हैं कि बंस रोड कितना बदल रहा है और वहाँ पर अब इस तब्दीली से लोग कितना खुश हैं। तो भाई अब ना बाइक जाएगी, ना रिक्शा, ना गाड़ी, ना कोई बड़ी गाड़ी जाएगी। अब जाएंगे तो हम जाएंगे, अब जाएंगे तो पैदल चलने वाले जाएंगे और एंजॉय करेंगे मजे की बिरयानी, दही भल्ले, फ्रेस्को के समोसे। अभी आप मुझे कह रहे थे ना बड़े मजे, तो इन्होंने बहुत कुछ आज मुझे खिलाना है। मैं तो भाई कोई वॉलेट नहीं लेके, पैसे लेके इनकी जेबें भरी। चलिए जी, मैं हूँ आपका मेजबान, आइए आप भी मेरे साथ और हम देखते हैं कि यहाँ पर महक क्या क्या खाना चाहती हैं और क्या महक को यहाँ पर बहुत ज्यादा भाता है। चटखारेदार, मसालेदार। देखते हैं कि आज महक को क्या पसंद आता है। मैं तो सोच रहा हूँ महक एपेटाइजर क्या होना चाहिए यहाँ पर, जरा बताइए। देखिए मैं थोड़ा सी बर्गर वाली चीजें खाती हूँ। तो अब आप यहाँ पे तो आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर कोई सैंडविचेस मेरा ख्याल नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगी बिरयानी, यहाँ आपको मिलेगी निहारी, यहाँ आपको मिलेंगे पाए, यहाँ आपको मिलेगी हलीम, कबाब मिलेंगे। अच्छा, कबाब की क्या वैरायटी मिलेगी? रेशमी कबाब हो, चंदन कबाब हो, फ्राई कबाब हो, जो कबाब। मीठे में क्या मिलेगा? देखिए मीठे में आपको यहाँ पे मिलेगी जलेबी, मीठे में आपको यहाँ पर मिलेगी खीर मिलेगी, गुलाब जामुन मिलेगी, बहुत कुछ मिलने वाला है जनाब। मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं शाम को जो मेरी हेल्पर ने खाना बनवाया है वो खाऊंगी, लेकिन शेब ने आज जो है एक तरह से मेरी ईद करवा दी है। कॉल की, मैंने मुंह भी नहीं धोया, मास्क लगाया, हाथों में ग्लव्स, मैंने बाहर आ गई। मैंने कहा चलो यार फूड स्ट्रीट चलते हैं, आज कराची की फूड स्ट्रीट एंजॉय करते हैं। तो जनाब फूड स्ट्रीट के अंदर हम आ चुके हैं और हमने देखा कि यहाँ पर जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है। यानी जो SOPs जो बातें की जाती शेब, उसमें मुकम्मल तरीके से अमल दरामद है। यहाँ की फैमिलीज़ के लिए, यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है ये, और वो भी मुझे कुछ मुतमईन नज़र आ रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी मछली पे, मुझे बड़ी पसंद है। हाँ मुझे बड़ी पसंद है, सर्दियों में बिकती भी बहुत है, खाई भी बहुत जाती है। शेब मछलियों के हवाले से माहिर समझे जाते हैं, मैंने माहिरीन ने मछली बना दी है। बताइए ये क्या है? अच्छा ये तो है जी फिंगर फिश। ये क्या है? ये है पापलेट, गोल्डन पापलेट और ब्लैक पापलेट, दंदिया भी है और मुश्का भी है। अच्छा जब इन्होंने मुझे कहा ना इधर मुश्का भी मिलेगी तो मेरे मुंह से अनुष्का निकल गया था। कोई नहीं होता है जिन्हें नहीं पता होता नाम इस तरह की चीजों के, उनके मुंह से निकल आप जो भी कह लें। बहरहाल एनीवेज़ मछली के जो शौकीन है उनके लिए कराची में ज़ाहिर है कुछ ही वीक्स होते हैं कि सर्दी में ज़ाहिर ज़्यादा खाई जाती है। अब चूंकि हम बात करें मछली की, तो क्यों ना बात करें जो मछली को फ्राई कर रहे हैं, ताज़ा मछली बना रहे हैं, इसलिए कि जो ये लोग यहाँ पर आज आएंगे
वो ताज़ा मछली खाकर जाएंगे। वो कितना खुश हैं कि अब ट्रैफिक नहीं आ रही और लोग यहीं पर बाहर बैठे खाएंगे, तो उनके लिए कितनी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मुझे ये बताएं कि कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ 30 साल से काम कर रहा 30 हूँ। साल से, माशाल्लाह। सर 30 साल में पहली बार हुआ है कि ट्रैफिक के लिए रोड को बंद कर दिया गया है, लोग पैदल आएंगे खाएंगे, कितना अच्छा है ये सबसे अच्छा है सर। ये सुबह सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया है, इनने पहली दफ़ा बहुत अच्छा काम करा है माशाल्लाह। अभी सुकून है आवाम को। अब उतारते हैं मास्क और देखते हैं कि ये फिश है कैसी। प्लीज चलें पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ, और मुझे तो बड़े मज़े की लग रही है ये। क्या बात है, क्या बात है। गरम गरम। जनवरी का महीना है, कराची में ठंड है और खा रहे हैं फिश। कैसी लगी आप बताएंगी? मेरे मुंह में है, मुझे बोलने वाले श्रे बोलेंगे, मैं खाती हूँ श्रे बोलते हैं। बहुत मज़े की है, ज़रूर आए ट्राई करें। और इसके साथ चटनी जो है ना वो कमाल है। अच्छा, मैंने महक से कहा गाजर का हलवा खाते हैं, कुछ गर्मा गर्म मीठा खाते हैं। महक ने कहा नहीं भाई हम खाएंगे कुल्फी, तो मैं मान गया। अब मैं खा रहा हूँ कुल्फी और महक सोच रही थी कि जरा देखिए कौन कौन सी और कुल्फियाँ इनके पास। बिल्कुल, और इनके पास बहुत सारी कुल्फ़ी हैं, ठीक है। यहाँ से तो नाम समझ गए कि वहाँ से बताती हूँ। तो जनाब स्टिक कुल्फ़ी है, मटका कुल्फ़ी है, मटका कुल्फ़ी फ्लेवर है, मटका कुल्फ़ी जंबो भी है, खीर का जोड़ भी है। तो भाई साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं भैया सर्दियों में कितनी बिक्री होती है? सर्दियों में तो काम स्लो है, वैसे हमारा गर्मियों में काम ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है, ठंडी कुल्फ़ी लोग गर्मियों के मौसम में खाने आते हैं। गर्मियों में खाते हैं ज़्यादा। अच्छा मुझे बताओ कि अब हुआ ये कि यहाँ पर गाड़ियाँ और बाइक्स जो है उनका आना बंद कर दिया, ठीक है। 7:30 बजे के बाद ना गाड़ी होगी ना बाइक होगी, तो कुल्फी कैसे बिकेगी? तो बताओ कि लोग ज़्यादा खाने आ रहे हैं या कम खाने आ रहे हैं? अभी तो कुछ फिलहाल पता नहीं चल रहा। क्या पता नहीं चल रहा? नॉर्मल ही है अभी काम। अभी नॉर्मल है। अच्छा पता क्या नहीं चल रहा कि क्या होगा आगे, क्या होगा? चल ज़्यादा होगा काम या कम होगा। अच्छा वैसे बताओ कि ये जो स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर ना बाइक होगी ना गाड़ी चलेगी 7:30 बजे के बाद, इसको किस तरह से देख रहे हैं? सही है वैसे, ये तो किस लिहाज से सफाई सुथराई हो रही है, इससे हो रही है सफाई सुथराई? सही हो रही है। गाड़ियों की मट्टी वट्टी सब खत्म हो रहा है इस वजह से। अच्छा पहले क्या माहौल होता था? पहले तो वही गाड़ियाँ आती थी, लोगों को भगाना पड़ता था हमारे को कि उनके पास जाए। अब लोग खुद आ रहे हैं इधर। तो जनाब शुएब बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा मैं ख़वातीन से बात करने की कोशिश करती हूँ। एक खातून मुझे मिली हैं, कुछ खाने ही आई यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या खा रही हैं? सूप पीना है। सूप पीने आई हैं? अच्छा यहाँ पे सूप भी मिलता है? जी। मुझे पता ही नहीं था। चलो सूप भी पिलाएं। मेरे फादर की शॉप है। अच्छा आपके फादर की शॉप है, फिर तो मुफ्त में मिलेगा। तो रोजाना आएंगे मैंने नहीं हाँ। मैं घर से आए मेरे हाँ वो कहती हैं कि भाई भैया की जो दुकान है या अब्बा की जो दुकान है ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पर अब बाइक्स को गाड़ियों की पाबंदी है, 7:30 बजे के बाद जो है बाइक्स नहीं आएंगी, गाड़ियाँ नहीं आएंगी। किस तरह से इस स्टेप को देख रही हैं आप? नहीं सही है, अच्छा है, कम से कम पब्लिक को सपोर्ट मिलेगा, सुकून मिलेगा। ताकि पहले क्या होता था? पहले ट्रैफिक जाम होता था, रश वगैरह की वजह से बहुत परेशानी होती आना थी मुश्किल ना। होता जी था ना? अब काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी पब्लिक वगैरह। तो बच्चों को भी लेके आ गई जी। भाई भैया अब तो ट्रैफिक नहीं है, बच्चों को भी साथ ले जाओ। हम लोग आते रहते हैं। आते रहते हैं जी। यहाँ पे। सर मुझे ये बताएं यहाँ पर अब ट्रैफिक आना जाना बंद कर दिया है, 7:30 बजे के बाद गाड़ी नहीं होगी, बाइक नहीं होगी, तब्दीली है, कैसा देख रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप भी बड़े दोस्तों के साथ बैठ के गपशप मार रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। थोड़ा सुकून है। यहाँ बहुत सुकून। पहले क्या होता था यहाँ? पहले रश बहुत था, धुआं बहुत होता था, शोर शराबा था और जल्दी बंद हो जाती थी मार्केट, तो वीरानी हो जाती थी। अब रोड भी बना दिया इन्होंने, अच्छा कर दिया, लाइटें लगा दी हैं बिल्डिंगों में, कलर भी कर दिए बिल्डिंग। हाँ अब लग रहा है पूरा ये ओल्ड टाउन सही हो गया है। अच्छा एकदम अच्छा एकदम है। सर मुझे ये बताएं कि जब से ये फैसला हुआ कि अब यहाँ पे ट्रैफिक नहीं आएगी, आप कितना खुश हैं? बात ऐसी है कि हमारे खुश होने से कुछ नहीं होता। अच्छा। कारोबार बढ़ेगा तो हम खुश होंगे सबका। अब बात ऐसी है कि रोड बंद करने से थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट ये हो रहा है कि यहाँ पर बंस रोड पर मखसूस दुकानें हैं जो रोटी सालन वाला हिसाब है, कटाकट हो गया, कढ़ाई गोश्त हो गया, तो इनका काम जो होता है वो 10 बजे के बाद खाना खाया जाता है। तो अब पहले से जब दुकानें रोड बंद कर देते हैं तो बाकी भी दुकानें हैं, यहाँ पर फोटो स्टेट की दुकानें हैं, यहाँ पर देसी घी की दुकान है, यहाँ पर चाय की दुकान है। तो अब ये कस्टमर जो है जब जल्दी हम रोड बंद करते हैं वहाँ से कोने से, तो यहाँ कस्टमर नहीं आता, उनका माशी कत्ल हो रहा है। अच्छा मुझे बताएं, आपने ये सोचा कि भैया गाड़ी और बाइक्स का तो दाखला ममनू है, तो अब इजीली जाके खाना खाते? जी इसके लिए खाना खाते हैं।
आप बताएं। जी हाँ, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं और अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और ये जो स्टेप लिया गया है कि ना गाड़ियाँ आएंगी ना बाइक्स आएंगी 7:30 बजे के बाद 8 बजे के बाद, इसको किस तरह से देखें? अच्छा है, ज़ाहिर है फैमिली आती है बच्चों के साथ तो उनको कंफर्टेबल फील होगा, इसीलिए हम तो एंजॉय कर रहे हैं। क्या खाने वाली है? जी मैंने बेटे को कहा मुझे कुल्फा खिला दे। कुल्फा खिला दे इतनी ठंड में? बस दिल कर रहा था आज। क्या खाने आई? हम अभी तो चाय पीने आए हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या खाते हैं। खाने दही बड़े, अच्छा। उसके बाद कढ़ाई वगैरह ये चीज़ें चेक करें। लेकिन पहले चाय पी। ये इस्लामाबाद से आई हैं सर। अच्छा, आप इस्लामाबाद से आए हैं? इस्लामाबाद में तो बड़ा सुकून होता है। खास फ्रेस्को के दही बड़े। दही बड़े खाने आई हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में तो बड़ा सुकून वाला माहौल है जनाब। कराची में आपको आके अब ये कैसा लग रहा है? कोई बाइक नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी बंस रोड पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितनी देर बाद आई? 4 साल बाद। और पहले क्या था और अब क्या था? काफ़ी फ़र्क है। टकाटक यहाँ पर बन रहा है जनाब, यानी आप जो भी सोचे कि आज मुझे ये खाना है वो आपको बंस रोड पर मिलेगा। तो जो बना रहे हैं थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बड़ा ज़बरदस्त बना रहे हैं आप। जी बिल्कुल। ये बताएंगे जब से बंस रोड पर हमने देखा कि ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया तो कितना अच्छा आपको लगा कि अब लोग आराम से आ सकेंगे? जी जी आराम से आ जाएंगे और माशाल्लाह सही ग्राहकी आ रही है। सही लोग आ रहे हैं? जी सही लोग आ रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बड़ा खुश है ये भी इसलिए कि पहले यहाँ पर लोग आके गाड़ियाँ पार्क करते थे, बाइक्स पार्क करते थे, बैठने की जगह डिस्टर्ब हो जाती थी। आपने कहा कि आज घर में खाना नहीं पकाना, आज बाहर जाना। हाँ ना, कभी कभी ऐसा भी तो होना चाहिए ना, खवातीन की भी छुट्टी होनी चाहिए। औरतों का भी तो होना चाहिए। एक दिन नहीं, हर दिन औरत का होना चाहिए। हर दिन मियाँ को तंग किया करे बाहर लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। सुकून पुरसुकून जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। शोर नहीं है? शोर नहीं है। हम वैसे भी पंजाब से आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा बच्चा भी है, इसको तो देख के लग रहा है बहुत ही भूख लग रही है। भूख लग रही है बेबी को? क्या खाना है? क्या खाओगे? कढ़ाई। दाल? क्या खाएंगे? कढ़ाई। कढ़ाई। सबने सोचा कि भैया कढ़ाई खानी है, पहले चाय पीनी है, फिर मुश्तरका होगी जनाब इनकी एक और बैठक, फिर कढ़ाई के अलावा और क्या क्या खाया जाएगा ये भी डिसाइड होगा। तो ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब सुकून में हैं कि यहाँ पर गाड़ियों का दाखिला ममनू है 7:30 बजे के बाद, बाइक्स नहीं आ रही है यहाँ पर। तो वो इस हवाले से रिलैक्स है कि जब वो सड़क पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो शोर, धुआं, वो जो हॉर्न की आवाज़ें होती है जो आपको अक्सर इरिटेट करती हैं, तंग करती हैं, अब वैसा कुछ नहीं होगा। अरे महक छोड़े, और मेरे साथ हैं बड़े जबरदस्त जगह मैंने ढूंढ लिया। महक को मैं लेकर जा रहा हूँ, क्या जबरदस्त खुशबू वहाँ से आ रही है, वहाँ लेकर जाएंगे। क्या खिलाने? महक वहाँ पर निहारी बन रही है बड़ी जबरदस्त। अच्छा, और मैं सोच रहा हूँ आप खाते निहारी। चले भाई, हम निहारी खाने जा रहे हैं, कैमरा हमें फॉलो करेगा। अभी हमारा पेट भरा नहीं है, साथ रहिए, पूरी बंस रोड का टेस्ट पूरी कराची के जितने भी खाबे शेफ ने सोच लिया कि आज मुझे खिलाने हैं, मोटा करके लेके जाना है। और आप देखिए हाउ ब्यूटीफुल इज दैट कि अब सुकून से लोग वॉक करते हुए एक भैया जो बाइक पर आए इनको पकड़ लेते हैं, हम सुकून से इनको पकड़ लेते हैं, पूछते हैं बाइक पर क्यों आए? अस्सलाम वालेकुम। खाना खाने के लिए। अस्सलाम। खाना खाने बाइक पर क्यों आए? बाइक तो बंद हो गई। असल में सामने मेरी रिहाइश है तो उसी वजह घर जा। तो आप पैदल आ सकते हैं ना? तो पैदल आ सकते हैं, बस में आ गया। अभी घर भी तो जाना है, आपको पता। अब अगर आगे से जाने ना दिया क्या करेंगे? तो गाड़ी यहीं खड़ी कर देंगे, फिर क्या करें? मजबूरी। सुकून है ना गाड़ी खड़ी करके। आपका घर यहाँ से बंस रोड क्रॉस करने के बाद है? ये सामने फ्रेस्को चौक के साथ है। तो फिर तो आपको किसी और तरफ से आना चाहिए। वो पीछे से रास्ते सारे ब्लॉक हुए थे। अच्छा, ये मसला और परेशानी है? परेशानी तो हमारे जो तकरीबन हम यहाँ के रहने वाले, हमें ये काफ़ी परेशानी हो गया। आपको लगता है ये बंद करना रोड ठीक नहीं है? मैं तो गवर्नमेंट सिंध से अपील करता हूँ कि अगर ये कोशिश करे कि फूड एरिया का तो इसको दे दिया, लेकिन कोशिश ये करे कि हम जो यहाँ के रिहायशी हैं हमारे लिए भी कोई मुतबादिल रास्ता ऐसा हो कि हम, क्योंकि हमें अक्सर रात के टाइम पे भी मैंने हॉस्पिटल जाना तो मुझे बड़ी परेशानी हुई है। बहुत वैलिड पॉइंट है क्योंकि रिहायशी एरिया भी है, यहाँ पर लोग रहते हैं। अक्सर मरीज ऐसे हैं यहाँ पे जो बेचारे एजिड है और वहाँ पे हम उनको ऐसा है कि हम बाइक पे लेके आ जा सकते हैं, बाकी हमारे पास और कोई मुतबादिल नहीं है। क्योंकि मैं अभी मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो रात को बेचारे कंधे पे उठा के अपने वालिद साहब को लेकर आए। वो शुगर के मरीज थे, उनकी शुगर 600 पे आ रही थी, तो वो यहाँ से लेकर अभी खुद सोच लें कि तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है, वो कंधे पे उठा के लेके। सोचना चाहिए कि मुतबादिल क्या है, क्योंकि जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनका ख्याल रखना है, तो रिहायशी इमारतें भी हैं, जनरल रीजंस हैं। फिर आवाम अगर खुश है तो इसलिए आपसे परेशान भी है। फूड एरिया का तो उनको ये दे दिया, लेकिन कम से कम इनको यहाँ के रिहायशियों से भी पूछ लेना चाहिए था कि हमारा यहाँ मुतबादिल क्या है। हमारा मुतबादिल तो इन्होंने ये रास्ता पूरा बंद कर दिया। देखिए जी, चंदन कबाब भी है, लेबनानी बोटी भी है, मलाई बोटी भी है, धागा कबाब भी है। चलें, चिकन रेशमी कबाब है, लेकिन मैंने आपको क्या खिलाना है मैं वो सोच रहा हूँ।
यार इनका जो है ना मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी जी ट्राई करते हैं कि कैसी है। यार किसी को भेजिएगा। ये आपके रेशमी कबाब होते हैं? कहाँ है? ओ रेशमी कबाब थे, मलाई बोटी थी। मैंने मलाई बोटी थी। मलाई बोटी बोलो। एक बस मलाई बोटी ला दें, एक मलाई बोटी के साथ चटनी ला दें, जल्दी से ला दीजिएगा। और अच्छा अच्छी बात ये है बड़ा जल्दी से आ गया है और मुझे बड़ा मजे का लग रहा है ये। अच्छा मैंने मलाई बोटी क्यों मंगवाई, क्योंकि आपने कहा था ना मटन खाएंगी ना बीफ खाएंगी। मैंने कहा था मैं चिकन खाऊंगी तो उन्होंने इसलिए चिकन मलाई बोटी मंगवा ली है। अगर मिल जाए चटनी भी तो क्या ही बात है। हाय सलाद भी आया, कमजोरी हमारी हूँ। डाइटिंग के प्लान का सबसे मेन हिस्सा होता है सैलेड, तो जनाब सैलेड भी आ गया, अब हम खाते हैं और देखते हैं कि ये मलाई बोटी कैसी है। वैसे जितनी बार मैं यहाँ पर है मुझे मलाई बोटी बहुत अच्छी लगी है। गरम भी बहुत है। नान के साथ नहीं खाऊंगी मैं भी नहीं खाऊंगा, लेकिन बाकी गरम बहुत। नान मंगवाया मैंने नहीं मंगवाया, उन्होंने कर्टसी में दिया है। कहते थे पहले पेट पूजा फिर कम दूजा, हमने काम भी किया, पेट पूजा भी की और अब मजेदार चाय। वाह कराची में कश्मीरी चाय। अरे वाह भाई वाह, कश्मीरी चाय और जबरदस्त मजा भी लग रहा है। और जनाब ये लग भी रही है कि ये कश्मीरी चाय की तरह ही है। शेब आपने पी ली है? टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है कश्मीरी वाला, टेस्ट आ रहा है। अरे वाह भाई जनाब, मैं भी अभी पीऊंगी थोड़ी देर में। गर्म बहुत है, वैसे ही गर्म चीज़ खाने से मुंह जल जाता है, इसलिए कहते हैं ठंडी चीज़ करके खाए। जनाब यहाँ पे ठंडी कुल्फ़ी भी है, यहाँ पे मज़ेदार बिरयानी भी है, यहाँ पर फ्राई कबाब भी है, यहाँ पर और हमने क्या कहा था मलाई बोटी भी है यहाँ पर, और इसके अलावा निहारी भी है यहाँ पर, फिश भी है यहाँ पर, दही बड़े भी है यहाँ पर, बन कबाब भी है, कबाब भी है यहाँ पर, कटाकट भी है यहाँ पर। यानी जो आप खाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगा। मशहूर तरीन कराची की बिरयानी यहीं मिलेगी, हलीम मशहूर कराची की यहीं मिलेगी, निहारी सबसे मशहूर कराची की यहीं मिलेगी, दही बड़े भी यहाँ पर मिलेंगे जनाब। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ कम मिलेगा, कुछ यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो गाड़ी का यहाँ पर धुआं आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर बाइक का शोर नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। वो तनकीद कर रहे हैं, वो कहते हैं कि खुदा ना खासा कोई बीमार हो जाए वो कैसे यहाँ से जाएगा। तो रिहायशी लोग हैं वो ज़रूर शिकवा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इसको रिव्यू होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर हेयर ड्रेसर शॉप्स भी हैं, फोटो स्टेट की दुकान भी है और दुकानदार भी हैं, वो परेशान है। वो कहते हैं कि इस फैसले से उनका कारोबार मुतासर होगा। एट द सेम टाइम कुछ लोग खुश, कुछ लोग नाखुश हैं। देखते हैं कि हुकूमत आने वाले दिन में रिव्यू करती है या नहीं। लेकिन जो यहाँ के रिहायशी लोग जो रीज़न दे रहे हैं, जो शिकवा करे, वो जेन्युइन है। क्योंकि देखिए खुदा न खासा उनके घरों में कोई बीमार हो जाए, उन्हें इमरजेंसी हो जाए, वो किस तरह से बैरियर्स को हटाएंगे, किस तरह से जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट ये फैसला कर रही है कि इस जगह को आवाम के लिए इस तरह से बनाया जाए कि आवाम रिलैक्स होकर हमारी तरह फुटपाथ पर बैठ के चाय पी ले, तो रिहायशियों का भी ज़रूर सोचें। बिल्कुल जी, लेट्स सी हुकूमत आने वाले दिनों में क्या करती है, क्योंकि जाहिर है विद पैसेज ऑफ टाइम लोग भी समझ पाएंगे कि ये जो फैसला है क्या ये अच्छा है या नहीं अच्छा। हुकूमत भी समझ पाएगी यहाँ के हालात देखने के बाद कि क्या इस फैसले के अच्छे असर मुरतब होंगे। नहीं, चलिए जी यहाँ से करते हैं आपको खुदाफिज। बड़ा मजा आया, जरूर आइए एंड देन गिव अस द रिव्यू कि आपने बंस रोड को आप कैसा पाया। अगर आप भी वहां पर जाएं और आपको भी बाइक्स नजर आए तो समझ जाएगा पाकिस्तानी और कराची जुगाड़ी होता है, कहीं ना कहीं से बाइक पहुंचा लेते हैं। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे थोड़ी सी देर में। स्टे विद अस। कार्रवाई से मुतालिक खबर है कि सिंध हाई कोर्ट में डेटा चोरी से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दुनिया भर में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कवानीन मौजूद है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? अगर कवानीन बनाने ही हैं तो फिर ताखीर क्यों की जा रही है? इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, कहिएगा सिंध हाई कोर्ट बरहम नजर आई, क्या रिमार्क्स रहे? मैं गुज़िश्ता समाअत पर भी अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था, जिस पर यही बताया गया था असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से कानून साजी कर रही है। अदालत ने आज ये ऑब्जर्वेशन दी है कि जब आपको कानून बनाना ही है तो आप इसमें ताखीर क्यों कर रहे हैं। जैसे संजय सेहतों का ये कहना था कि व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक से शेयर हो रहा है, जो पर्सनल डेटा है अगर ये शेयर हो जाता है तो फिर किस बात की प्राइवेसी रहेगी। अदालत को बताया गया कि इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान कानून साजी कर रही है और इसमें
इकदाम कर रही है। चूंकि पर्सनल डेटा है उसको महफूज बनाया जाए। अदालत ने इस पर एक ये रिमार्क दिए हैं कि ये पर्सनल डेटा ये शेयर नहीं होना चाहिए और इस हवाले से बाकायदा लॉ भी बनाना चाहिए और ऐसे इंतजाम करने चाहिए। अदालत ने वफाकी वजारत IT और जो मुतालिका वजारतें हैं उन सबको नोटिस जारी किया है और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि इस हवाले से एक तफसीली जवाब 2 फरवरी को जमा कराया जाए और फौरी तौर पर ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे पाकिस्तानियों का जो हसास डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, उसको महफूज बनाया जा सके। ठीक है इरफान, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जब भी घरेलू मुलाजमा रखें, अच्छी तरह तहकीकात कर लें, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें घरेलू मुलाजमा ने सफाई नहीं सफाया किया और इसी की कड़ी में पुलिस ने डकैतियां करने वाला एक गैंग गिरफ्तार किया है। नाम है इसका मासी गैंग। 2 जनवरी को मद्रास सोसाइटी में गैंग ने घर की मालिकन को जहरीली बिरयानी खिलाई, इस तरह से उसको कत्ल कर दिया, लूट मार की गई। तीनों जो मुलजिमा थीं वो मुलाजमत हासिल करने के बाद घर वालों को नशावर गोलियां देकर बेहोश करती और वारदात करके फ़रार हो जाती थी। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ये जो गोलियां देते थे वो इतनी तेज़ होती थीं कि जानवर भी मर जाए। ये तो एक तरीका है, लेकिन इसके अलावा भी लूट मार की बहुत सी और वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों को इनकी मालो दौलत से महरूम किया जाता है और एक पुरअसरार तरीका बहुत पुराना है, वो है नज़रबंदी। नज़रबंद करके लूटना, यानी किसी को हिप्नोटाइज करके लूटना। अब ऐसी सूरत हाल में एक आम शख्स क्या कर सकता है? हमने सोचा कि आज हम इस टॉपिक को पिक करें और हम सब एक दूसरा समझा सकें कि अगर ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें ये शक भी हो जाए कि कोई हमें हिप्नोटाइज कर सकता है तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, कैसे उससे हम बच सकते हैं। वी हैव विद अस माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर मुइज़। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। सर मुझे बताएं कि जिस तरह के वाक़यात अब रिपोर्ट हो रहे हैं कि पहले भी हमने देखा कि कोई शख्स अगर बाइक पर जा रहा है, किसी ने रास्ते में लिफ्ट लेने के लिए रोका, नज़रबंदी हुई और उसका माल लेकर चला गया, गाड़ी में लिफ्ट ली कर गया, इस तरह से और बहुत से इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, पार्क्स में हुए हैं, बहुत सी और जगहों पर हुए हैं। अब ये वाला मामला है कि मुलाजमा रखी, उस पर तो ये ध्यान जाता ही नहीं है कि वो ऐसी कोई एक्सपर्ट होगी कि वो हिप्नोटाइज कर सकेगी। तो सर ऐसे सूरत में थोड़ा सा बताएं कि क्या ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं इन सोसाइटी में? आप ज़ाहिर आपकी ऑब्जर्वेशन रही होगी, इससे मुताल्लिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं अब ये। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चंद चीजें समझें। क्राइम 2 किस्म के होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। असला के जोर पर किसी से सामान छीन लेना, तशद्दुद करना, घर में डाका डालना, ये एक्टिव क्राइम कहलाता है। एक होता है पैसिव। पैसिव क्राइम में सबसे ज्यादा जो चीज इस्तेमाल होती है वो हिप्नोटिज्म होती है, या फिर कहीं कहीं पे जहर डाल दिया खाने के अंदर, या नशे आवार दवाई डाल दी, या बेहोशी की दवाई डाल दी, मालिकान सो गए, जेवर लेके चले गए। एक ये तरीका है। हिप्नोटिज्म जब करते हैं तो कोई प्रूफ नहीं होता, नहीं मुजरिम को आप पकड़ नहीं सकते, उसको जुर्म साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई फॉरेंसिक चीज नहीं है कि आप उसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी टेस्ट करा सकें कि जी जहर दिया या नशा आवर दवाई दी। हिप्नोटिज्म में करता ये कि जिस वक्त जिसने आपको हिप्नोटाइज करना, एक तो वो माहिर होता है इसी काम में। हिप्नोटिज्म मेडिकल साइंस में यूज होता है, दांत निकालने के लिए बगैर एनेस्थीसिया के हिप्नोसिस यूज होता है। चाइल्ड बर्थ में आजकल दुनिया में बड़ा यूज हो रहा है कि जी माँ ने बच्चा पैदा करना है मगर उसे एनेस्थीसिया नहीं लेना, तो वो हिप्नोटिज्म के जरिए वो बच्चा पैदा होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। तो एक तरफ मुस्बत चीजों के लिए हिप्नोटिज्म इस्तेमाल होता है और दूसरी तरफ ये बेईमानी, चोरी चकारी और क्राइम के लिए। अब जब कोई शख्स माहिर हो जाता है इसमें और वो ये काम करना चाहे तो सबसे पहले करता ही है कि जब आपसे बात करता है वो, तो आंखों के जरिए आपकी आंखों के साथ वो कनेक्ट करता है, यानी वो आपसे बात तो कर रहा है मगर देख आपकी तरह है, कोशिश कर रहा है कि आपकी नजरें उसकी नजरों के साथ मिली रहे। अब वो जो गुफ्तगू करता है उसमें अल्फाज का खास चुनाव होता है जिसमें आपको ये लगता है कि जो ये शख्स कह रहा है वो दरअसल मेरे अपने ख्याल है, मेरी अपनी सोच है। ये वो लम्हा होता है कि इस लम्हे में अगर आपको जरा से भी डाउट हो कि ये शख्स कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा ही अपनायत का इजहार कर रहा है। स्ट्रेंजर अगर अपनायत का इजहार करे, एक अजनबी, तो खतरे की अलामत होती है। तो फौरन उस वक्त मैंने कई दफा चैनल पे बताया कि आप फौरन अपने पैरों को ऐसे जमीन पे टैप करना शुरू कर दें या अपने हाथों को ऐसा करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि इसको कैनेस्थेटिक मूवमेंट कहते हैं। जब आप इसको यूं करना शुरू करते हैं तो वो जो असर है उसकी गुफ्तगू का वो आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक और एक्टिविटी शुरू कर दी है। तो ब्रेन एक वक्त में 2 एक्टिविटी करने में जरा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर आप अपने पैरों को जमीन पर हल्का हल्का मारे या अपने हाथों को यूं करें या यूं करना शुरू कर दें, तो ये एक अलग कैनेस्थेटिक मूवमेंट है। वो जो कह रहा है
और वो जो दिखा रहा है वो आंखों से ताल्लुक है और कान से ताल्लुक है। तो ये 3 सेंस आपके इन्वॉल्व हो गए, छूने के, देखने के, सुनने के। जब 3 सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो चांसेस है कि उसकी बातों का असर, उसके हिप्नोटिज्म करने का असर वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जैसे कि नज़रबंदी या हिप्नोटाइज की हम बात करें तो जो घर में सफाई करने वाली मुलाजमीन होते हैं जो हम रखते हैं लोग के सफाइयों के लिए, या बच्चों की केयर टेकर हम रखते हैं, यकीनन उनके पास ये इल्म या ये चीज़ फ़ौरन से नहीं आ जाती, कहीं से सीखते हैं। तो ये जिस जगह से सीखते हैं, ये क्राइम जहाँ से सीखा जाता है, यकीनन कोई ना कोई एक चेन तो ज़रूर होती होगी। जैसे कि एक गैंग है, उस पूरे गैंग ने ये चीज़ सीखी, तो इस चीज़ को सिखाने वाले पीछे जो बैठे हैं वो यकीनन किसी चेन के तहत फिर काम करते हैं। देखिए जी, ये इस किस्म की जो क्रिमिनल किस्म की हिप्नोटिज्म इस्तेमाल होता है, ये इंटरनेट पे भी मिल जाता है, आपको डार्क वेब पे भी मिल जाएगा, और इसकी टेक्निक्स भी मिल जाती है। जो लोग प्रॉपर सिखाते हैं उनका तो आपको पता है कि जी उनका सेमिनार आपने जाके देख लिया कि वो किस सिखा रहा है, इनका पता नहीं चलता। अच्छा, इसमें जो सिखाने वाले होते हैं वो बेसिकली गैंग होती है। इस गैंग में 1-2 माहिर होते हैं जो इस इल्म में माहिर होते हैं, वो गैंग के मेंबर्स को सिखाते हैं, और ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल अंडरग्राउंड रखी जाती चीज, आमतौर पर पता नहीं चल सकता। फिर मैं कह रहा हूँ आपके पास प्रूफ कोई नहीं है, अगर आप पकड़ भी लोगे जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे बताइए सबूत दे, आप क्या सबूत देंगे? तो एक चीज तो याद रखें कि ये यस अंडरग्राउंड एक्टिविटी चल रही है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, अमलियात भी शामिल कर देते हैं इसके अंदर, अमलियात से भी होता है। फिर बाज दफा कोई ऐसी केमिकल्स भी शामिल हो जाता है, जिससे हिप्नोटाइज अगर कोई शख्स ना हो रहा हो तो उसको किसी किस्म की सेडेटिव दी जाए। एक होती है ना दवाई जो आपको हुनूदगी या रिलैक्स करने के लिए दी जाती है, अगर आप दवाई दी जाए तो वो शख्स आसानी से हिप्नोटाइज हो जाता है। एक चीज याद रखिए, ये लोग करते क्या, इनकी पहला जो तरीका वही होता है कि जब ये किसी घर में काम करते हैं, वहां देखते हैं कि इस घर में कौन ऐसा फर्द है जिसको तवज्जो नहीं मिल रही, जो मजलूम है, जो परेशान है, जिसको कोई पूछता नहीं है, या जिसको डांट फटकार होती है। जब उनको पता चलता है कि जी बीवी के साथ ये है या सास के साथ ये है या किसी और के, वो उसके साथ रैपो बिल्डअप करते, रिश्ता ताल्लुक, वो अच्छी अच्छी बातें करेगा। क्या हो गया, वो फर्द जिसको ऑलरेडी तवज्जो नहीं मिल रही, घर में जुल्म हो रहा है, वो इसका दोस्त बन गया। यहाँ से फिर इब्तिदा होती है आगे जो भी कार्रवाई करते हैं उसकी। ठीक है, यानी पहले वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और उसके बाद फिर ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन आपने जिस तरह इनिशियली एक्सप्लेन किया डॉक्टर मुइज़, मैं चाह रहा हूँ अगर इसको थोड़ा और एलेबोरेट कर लें, टांगों को मूव करना, हाथों को मूव करना, आंखों को मूव करना, आंखों को मूव करना या हाथों को इस तरह करना जिससे पता भी ना चले ना कि क्या कर रहे हैं आप, या आप इस तरह करेंगे तो सामने वाला आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। न्यूरोलॉजिकली आपका ब्रेन एक वक्त में एक हिस्स को या एक सेंस को प्रोसेस करता है। हमारे 5 हवाज़े खमसा है ना, एक को करता है। आप कोशिश करके देखे थे कि आप टीवी के सामने बैठा, आपका फेवरेट ड्रामा चल रहा है, ठीक है। अब आप एक काम करें कि आप अपने चेहरे को टर्न कर ले दीवार की तरफ। अब कान तो आपके सुन रहे हैं, मगर देख आप दीवार को रहे, आपको हैरत होगी, उस ड्रामे में आपको मजा नहीं आएगा। यानी वो दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या करूं, देख मैं कुछ रहा हूं लेकिन आवाज में कुछ और आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, खुद आपको पता चलेगा, बिल्कुल एक सेंस जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। ओके डॉक्टर साहब, ये मुझे बता दें कि सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट क्या है? यानी जब मैं कहीं जा रहा हूं या कोई शख्स कहीं जा रहा है, किसी नए शख्स से वो मिला है, वो कैसी बातें करेगा, कैसी गुफ्तगू करेगा, अल्फाज क्या होंगे जिसकी वजह से हमें शक हो सकता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है और अब मुझे विजिलेंट रहना है? 2 चीजें करते हैं, एक किसी तरह टच करते हैं आपको, यानी हाथ मिलाते हैं, अच्छा, या हल्का सा आपको टच करते हैं और उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, या फिर पहले गुफ्तगू करते हैं और टच करते हैं। बस इसकी बड़ा मुश्किल है समझाना कि क्या होगा, बिकॉज हर एक शख्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है किसी को हिप्नोटाइज करने की। तो एक चीज बिल्कुल डेफिनेटली कि अगर कोई शख्स आपके पास आकर आपकी नजरों में, आंखों में आंखें डाल रहा है और बात कर रहा है, तो वो आपका पहला अलार्म होता है कि जी फौरन नजरें नीचे कर लो, या किसी और काम में लग जाओ, या उससे कहो भाई क्या काम है आगे चल। या फिर आपको मैंने जो बताया टेक्निक, पैरों को टैप करना, हाथों को यूं करना, ये करना शुरू कर। दूसरा, गुफ्तगू में उसको रेपो बिल्डिंग की बाकायदा टेक्निक होती है, दुनिया में सेल्स के लोगों को सिखाई जाती है। ओके, वो क्या करता है कि आपसे गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू में जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं वही अल्फाज वो इस्तेमाल करता है आपके लिए। तो आपको लगता है कि मेरे ही ज़हन की पैदावार है, मेरे ही ज़हन का ख्याल है, तो वो आपसे पैसे मांगेगा, आप पैसे दे देंगे और आपको लगेगा कि मैंने खुद पैसे दिए, वो चला जाएगा। कुछ देर बाद आपको एहसास होगा, ट्रांस में से आप निकल आएंगे।
इसके लिए एक वैसे उसूलन मीडिया पे बोलना नहीं चाहिए वरना लोग देखना शुरू कर देंगे। लंदन में आदमी जो बेसिकली दिखाता है करके रोड के ऊपर भी किस तरह होता है, तो वो कभी मैं आप लोग एक्स्ट्रा भेज दूंगा, आप लोग अपनी तरफ से देख लीजिएगा, आवाम को मत दीजिए। अच्छा डॉक्टर मोइज, मुझे ये बताएं कि गुफ्तगू करना वो तो समझ आ रहा है, इसमें कोई शख्स टच करे, इसका रोल क्या होता है हिप्नोटिज्म में? अच्छा, हिप्नोटिज्म में टच बेसिकली टच कहते हैं एंकरिंग करते हैं। ये पैवलोव का कॉन्सेप्ट था जो एक रशियन फिजिस्ट था। तो टच से क्या होता है कि जैसे ही आपके हाथ को कोई छूता है, ये जो छूने का अमल है इसका एक सिग्नल ब्रेन को जाता है। अच्छा, अब ब्रेन इस टच को एनालाइज करता है। मिसाल तौर पे माँ का टच और होता है ना, आपका बच्चा आपकी गोद में आए, वो आप उसको सीने से लगाए, वो टच और होता है। तो जब कोई टच होता है तो ब्रेन उस टच के उस सेंसेशन को प्रोसेस करता है और उसे एक मायने देता है। अब कोई शख्स आके आपको जोर से हाथ दबाता है आपका, चाहे वो प्यार से दबा रहा हो, मगर हो सकता है आप अनकंफर्टेबल फील करें उस सख्ती के साथ, और कोई दुश्मन भी आपसे हल्का हाथ मिलाए तो आपको बुरा ना लगे क्योंकि टच बहुत स्मूथ था, बहुत आरामदेह था। तो टच भी एक बड़ी खतरनाक चीज है, और अगर हम जब लोगों के फियर फोबिया रिमूव करते हैं, लोगों की एंजाइटी रिमूव करते हैं, तो उसमें हम एक एंकरिंग करते हैं जो टच के साथ होती है। मसलन फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी जिंदगी में एक दिन ऐसा था जब आप बहुत खुश थे, आपको बहुत अवार्ड मिला था और वो जाहिर आपकी मेमोरी में मौजूद है। हम क्या करते हैं, उस मेमोरी को जिंदा करके, आपकी आंखें बंद करा के उस मेमोरी को जिंदा करके वहां पे हम एक टच करते हैं आपको एक शोल्डर पे, जैसे इस शोल्डर पे टच किया, फिर आपकी आंखें खोल के अब आपको लेट्स से प्रॉब्लम में लाएगी। अब मैं जब कभी अपनी बॉस के सामने होता हूँ मेरी टांगें कांपने लगती है, मैं सच बोल ही नहीं सकता। अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है, माजी में कॉन्फिडेंस था, बॉस के सामने नहीं है। या हम उसी कैफियत को ऊपर उभारते हैं कि अब बॉस के सामने खड़े हो, तुम्हारी टांगें कांप करें, फिर हम दूसरा एंकर यहाँ पे टच करते हैं। उसके बाद कहते हैं कल से जब तुम अपने बॉस के सामने जाओगे तो हम क्या कहते हैं, ये जो इमोशंस हैं एंकर बॉस के, यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो अब जब आप अपने बॉस के सामने जाएंगे तो है तो आपका बॉस, मगर आपकी वो फीलिंग वही होगी जो कई साल पहले आप ग्रेजुएट हुए थे, आपको अवार्ड मिला था, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बॉस से डर नहीं लगेगा। जबरदस्त। अच्छा, क्योंकि अब बात इस तरफ को आई गई है तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि किसी शख्स के अंदर कोई हैबिट हो जिससे वो ख़त्म करना चाहता है, वो स्मोकिंग की भी हो सकती है, वो कोई और बैड हैबिट भी हो सकती है, वो कोई बुरा ख्याल भी हो सकता है, बुरी सोच भी हो सकती है, लेकिन उसे क्योंकि इदराक है कि ये गलत है और वो चाहते हैं इससे छुटकारा हासिल करे, तो क्या हिप्नोटिज्म से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं इन जस्ट 1-2 सिटिंग्स? ओके, 100%। अमेरिका में तो बहुत बड़ा स्टॉप स्मोकिंग, वेट रिडक्शन, ये दो चीजें बहुत बड़ा बिजनेस है हिप्नोटिज्म में। और अब तो जो नया बिजनेस आया है वो डेंटल हिप्नोसिस है, पेडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए हिप्नोसिस जो पढ़ते नहीं है बच्चे वगैरह, बिहेवियर सही और सबसे बड़ा चीज पेनलेस चाइल्ड बर्थ, ये बहुत मशहूर है पेनलेस चाइल्ड बर्थ। नो डाउट आपने ये दो चीजें तो डॉक्टर में बताई कि चाइल्ड बर्थ ज़ाहिर है सबसे टफ होता है ये एक माँ के लिए, वो हिप्नोटिज्म के जरिए अगर वो डिलीवरी हो रही है विदाउट एनी इंजेक्शन तो ये तो ज़ाहिर है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा डेंटल ट्रीटमेंट्स, जी एक और इंटरेस्टिंग चीज आई, आपको पता है जब वेट लॉस नहीं होता तो एक चीज की जाती है गैस्ट्रिक बैंडिंग होती है, बिल्कुल बलूनिंग होती है। तो अब हार्ले स्ट्रीट लंदन में हिप्नोटिस्ट बैठे हैं जो अब ये करते हैं कि आपकी आंखें बंद करा के आपको हिप्नोटाइज करके आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका पेट आधा काट दिया गया है, आपका मैदा आधा काट दिया गया है, अब आप खाना ज्यादा नहीं खा सकते। उसके बाद वो आंखें खोलते हैं, आपको बंदा खाना ज्यादा नहीं खा सकता, उसका वेट लॉस होता है कि उसका पेट काट सोच में रहता है। वाओ, ये पाकिस्तान में हो रहा है। हम ये समझें कि अब ये जो चीज़ है ये बढ़ गई है ज़्यादा बनिस्बत माजी के, हिप्नोटाइज करना या इस तरह के इलाज अब ज़्यादा बढ़ चुके हैं। देखिए जी, पहले घोड़ा गाड़ी होती थी तो ज्यादा एक्सीडेंट होता तो टांग टूटती, अब गाड़ियां हैं, अब एक्सीडेंट होता है तो अमवात होती है। जब जमाना तरक्की करता है उसके साथ फवाइद के साथ नुकसान भी इतने होते हैं, तो जहाँ अच्छे फवाइद के लिए हिप्नोसिस यूज होता है और बुरे कामों के लिए भी होता है। ठीक है, डॉक्टर मोइज हमारे साथ मौजूद थे और हिप्नोटाइज करने का जहाँ पर नेगेटिविटी के लिए यूज़ हो रहा है वहीं पे पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो पॉजिटिविटी के लिए ही, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों ने नेगेटिविटी के लिए यूज़ किया और जो कन्वेंशनल क्राइम है उसमें अब हिप्नोटिज्म हम देख रहे हैं। बट एक और चोरी चकारी है, क्या टेक्निकल चोरी या डिजिटल चोरी, क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि डिजिटल क्राइम यानी साइबर क्राइम में भी इजाफा हो रहा है।
जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, बहुत से केसेस यहाँ पर भी रिपोर्ट होते हैं। रिसेंट केस है जो लाहौर में रिपोर्ट हुआ कि एक ही दिन में 16 सारिफीन के बैंक अकाउंट्स में से पैसे गायब हुए, लाखों की ट्रांजैक्शंस हुई। लाहौर के खातून हफ्ते की शाम अपने घर में बड़े आराम से बैठी थी कि बैंक का एक मैसेज आया और हैरान कर गया उनको कि आपके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए मुल्तान की खातून के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। इतने में एक और मैसेज आया कि अकाउंट से मजीद 1 लाख रुपया निकाल लिया गया। खातून ने जब बैंक को कॉल की, हेल्पलाइन को कॉल की, तो नुमाइंदे ने एतराफ़ किया कि लुटेरे बैंक के अमले से भी ज़्यादा कारीगर हैं। खातून जब अपनी ये शिकायत लेकर बैंक में पहुंची तो मंजर देखकर हैरान हुई, क्योंकि एक नहीं कई सारिफीन लुट चुके थे। वहां पर रो रहे थे बेचारे कि हमारी जमा पूंजी लुट गई। अगर बात हम करें पिछले साल की और साइबर क्राइम्स के स्टैट्स आपके सामने रखें तो उसमें 5 गुना इजाफा देखा गया है। साइबर क्राइम विंग ने ऑनलाइन जराइम की 1 लाख के करीब शिकायत निपटाई, जिनमें माली धोखाधड़ी, जिनसी हरासानी, साइबर स्टॉकिंग शामिल है। 621 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है हमारी साथी एंकर सिद्रा अमीर ने। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसी पर मजीद बात करेंगे। यार अनस, यार मेरे अकाउंट में सारे पैसे चले गए। क्या बात कर रहे हो यार, एक मिनट मैं भी अपना अकाउंट चेक करता हूँ। अरे मेरा अकाउंट भी खाली हो गया, ये क्या चक्कर है? तो नाजरीन, ये सब कुछ सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ है, बल्कि ऑनलाइन दुनिया जहां सहूलियात से भरी है वहीं खतरात में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम में खतरनाक शरह से इजाफा देखा जा रहा है। 2020 में गुज़श्ता 3 साल की निस्बत 5 गुना इजाफा हुआ है। 2020 में मालियाती जराइम, धोखाधड़ी, बैंक अकाउंट तक रसाई और हिरासानी समेत 94,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, FIA साइबर क्राइम विंग हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल मालियाती जराइम, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और हाई प्रोफाइल वाक़यात की 9,073 इंक्वायरीज की गई। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 621 मुलजिमान और 22 ग्रुप्स को गिरफ्तार किया गया। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर 24 केस दर्ज हुए, जबकि 26 मुलजिमान और 3 बड़े ग्रुपों को भी पकड़ा गया। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड में मुलव्विस 22 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 16 मुकदमात और 95 इंक्वायरीज हुई। 40 लाख से ज्यादा रकम भी बरामद की गई। FIA के मुताबिक 2020 में मजमूई तौर पर 1 लाख शिकायत का इजाला भी किया गया है। और जनाब, इसी पर हमने कहा सोचा कि शामिल गुफ्तगू करें। साइबर लॉ एक्सपर्ट जैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्राइम्स हैं क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों इनकी रोकथाम के लिए कोई कवानीन क्यों नहीं बनाए जा रहे। जैन साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताएगा कि कवानीन अगर बनाए जाते हैं तो या तो वो नाकाफ़ी होते हैं या फिर उन पे अमल दरामद कराने में मसला होता है। आपको कहाँ पर लैक नज़र आता है चीज़ों के हवाले से कि कवानीन सही तरीके से नहीं बनाए गए या उन पे अमल दरामद सही तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि आए रोज़ ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड जो लॉ इस टाइम मौजूद है और साइबर क्राइम से रिलेटेड जो लॉ इस टाइम मौजूद है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है। अगर हम इन बैंक्स के रिलेटेड या फिर किसी भी फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड अगर किसी फ्रॉड की बात करते हैं तो उसके अंदर जो लॉ स्पेसिफिकली बताया गया है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि कवानीन क्या इतने मजबूत नहीं है कि इस किस्म के मसाइल को हल कर सकें, तो उसका जवाब यह है कि बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अब इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, उसके अंदर जो पनिशमेंट है वो 2 साल की है सिर्फ, और वो बेलेबल है। तो इस तरह के अगर मुजरिम गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो उनके लिए बेल करवाना कोई मसला नहीं है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के अंदर जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इशू आता है लोगों को, कि लोगों के साथ जो फ्रॉड कमिट किया जाता है वो बाज़ औक़ात लाख रुपए का होता है, बाज़ औक़ात 1 करोड़ तक का भी फ्रॉड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। तो अब होता यह है कि इस किस्म की जब बेमिसाल इस किस्म की जब बहुत सारी जो है वो एप्लीकेशंस फाइल कर दी जाती हैं और बहुत सारा जो है वो बर्डन आ जाता है, तो फिर देखा ये गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे विक्टिम्स भी देखे गए हैं जिनके केसेस आज तक रिजॉल्व ही नहीं हो सके और उनके अंदर अभी तक मुजरिम ही नहीं गिरफ्तार हो सके। तो करने की जरूरत जो है वो ये है कि एक तो लॉ जो है वो मजबूत किया जाए, इसमें पनिशमेंट बढ़ाई जाए और इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए।
उसके अलावा जो आगे मैं समझता हूँ मजीद जो है वो जिस काम को करने की जरूरत है वो ये है कि जो इदारे हैं जो इस तरह के केसेस के अंदर लोगों को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, एक तो उनको जदीद टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए और उसके अलावा मैं ये भी समझता हूँ कि जो फोर्स है वो बढ़ाई जाए ताकि जो है इस किस्म के जो इतने ज्यादा केसेस अब सामने आ रहे हैं उन केसेस का हल निकाला जा सके। सही। सर मुझे बताएं, जब हम ये स्टैट्स शेयर करते हैं कि साइबर क्राइम विंग ने ऑनलाइन जराइम की 1 लाख के करीब शिकायत निपटाई हैं, तो सर क्या ये फिगर सुनकर इत्मीनान ना हासिल करें हम? ये फिगर ऐसी है कि इत्मीनान ना हासिल किया जाए? आप तो कह रहे हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप तो कह रहे हैं कि बहुत से केसेस में लोगों को रिलीफ नहीं मिला, मुजरिम नहीं पकड़े गए। देखिए वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी आती जा रही है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, तो ये वाकयात बढ़ते जाएंगे। पहले क्या होता था कि जो साइबर क्रिमिनल होता था वो सिर्फ आपसे आपकी इंफॉर्मेशन जो था वो रिट्रीव करता था, लेता था और आपको झांसा देता था कि इनाम का झांसा देता था कि आपका इनाम निकला है, हमें आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर ले लिया जाता था, आपसे वालदा का नाम पूछा जाता था, बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाता था। अब वक्त के साथ साथ जब उन्होंने ये देखा कि लोगों में ये नो हाउ आ चुकी है, अवेयरनेस आ चुकी है, तो उन्होंने जदीद तरीके अपनाने शुरू कर दिए। जैसे आजकल एक तरीका बहुत ज्यादा जो पॉपुलर अपनाया जा रहा है वो फेक डेथ सर्टिफिकेट्स को तैयार किया जाता है और उसके बाद रजिस्टर्ड सिम्स को बंद करवाया जाता है और उसी शख्स की एक नई सिम इशू करवाकर उसके ऊपर फिर उनके अकाउंट के अंदर जो है वो इलीगल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। तो वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज थी उनके अंदर भी एडवांसमेंट आई, साइबर क्रिमिनल्स ने भी अपने रस्तों को चेंज किया और जदीद रास्ते अपनाए। और साइबर क्राइम के अंदर जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोगों को बतानी चाहिए वो ये है कि जो साइबर क्रिमिनल है वो हमेशा अनोनिमस रहता है, वो कभी भी सामने खुलकर नहीं आता। साइबर क्राइम और दूसरे क्राइम में फर्क ही ये है कि देयर इज नो क्राइम सीन। साइबर क्रिमिनल हमेशा छुप कर वार करता है और छुप के वार करने का सिर्फ एक ही हल निकाला जा सकता है कि एक तो हम टेक्नोलॉजी का हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद होनी चाहिए जिससे साइबर क्रिमिनल जो है पकड़े जा सके। दूसरा नहीं सर, वो टेक्नोलॉजी क्या पाकिस्तान के पास नहीं है सर? इसमें क्या मसला है सर? आईपी एड्रेस से सब कुछ ट्रेस हो जाता है। देखिए फॉरेन साइट्स आपके मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। आईपी एड्रेस आप खुद जाके किसी भी लोकल वेबसाइट्स का तो ले सकते हैं, लेकिन आपको जब फॉरेन जैसे फेसबुक है, आपको फेसबुक के अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आईपी एड्रेस है किसी भी फेसबुक अकाउंट का, तो उसके लिए आपको फेसबुक अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आपको डायरेक्टली कोई भी इंडिविजुअल सर, लेकिन अगर इदारों की बात करें, अगर हम एफआईए की बात करें, साइबर क्राइम विंग की बात करें सर, उनके लिए तो ऐसा कोई मसला हो नहीं सकता। वो तो सिंपली फेसबुक से कांटेक्ट करेंगे, उनको ये डिटेल्स दे दी जाएंगी, इजंट इट? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। सबसे पहले आपको पहले कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप जो भी इदारा होता है वो रिक्वेस्ट करता है फेसबुक अथॉरिटी से। फेसबुक अथॉरिटीज कुछ केसेस में वो आईपी एड्रेसेस को जनरेट कर देती हैं, बता देती हैं, और कुछ केसेस में नहीं किया जाता। और उसके लिए ही मैं हमेशा से किस तरह के केसेस में सर फेसबुक एड्रेस शेयर नहीं करती? किस तरह के केसेस में ज्यादा मसला आता है सर? इसमें इशू ये है कि आपको उन कंट्रीज के साथ म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटीज को साइन करना होगा। जैसे जिस ममालिक के अंदर फेसबुक कंपनी जो है जहां से चल रही है, उन ममालिक के साथ आपको म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटीज को साइन करना होगा और उसके बाद आपके लिए ये काम ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे वो ट्रीटीज साइन करनी होंगी, लेकिन मैं फिर भी समझना चाह रहा हूँ स्पेशली नाजरीन के लिए कि ऐसा कौन सा क्राइम रिपोर्ट हो तो एक शख्स ये सोचे कि इसमें शायद मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा बिकॉज वी डोंट हैव द ट्रीटी। ऐसा कौन सा क्राइम हो जिसमें वो सोचेगा कि कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बावजूद भी फेसबुक सपोर्ट नहीं करेगा, व्हाट्सएप या फॉर दैट मैटर इंस्टाग्राम वो सपोर्ट नहीं करेगा, डिटेल्स नहीं शेयर की जाएंगी और एफआईए साइबर क्राइम विंग उसमें रिलीफ फराहम करने में नाकाम रहेगा? ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं? देखिए स्पेसिफिकली आप किसी केस के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन इसी हवाले से सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स आए थे 2020 के अंदर। अच्छा। जहां पर इस इशू को एड्रेस करने के लिए ये कहा गया था कि जितने भी फॉरेन साइट्स पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर साइट्स हैं वो अपने दफातर को ओपन करेंगी पाकिस्तान के अंदर। और उसका जो सबसे बड़ा मकसद था वो यही था कि सोशल मीडिया साइट्स को
रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि अगर इस पर तो सर नो डाउट पाकिस्तान ने कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं है सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ज़ाहिर है जब तक उनका कंसर्न डेस्क यहाँ पर होगा नहीं, हम उस पर आगे चलकर कोई कार्रवाई कर नहीं सकते सर। लेकिन मुझे बताएं, क्या ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि इदारे खुद मुलव्वस होते हैं, बैंक्स खुद मुलव्वस होते हैं, जो कस्टमर का डाटा होता है वो कहीं ना कहीं से किसी लीक हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात जाननी बड़ी जरूरी है कि जैसे अभी आपने शुरू में बात स्टार्ट की किसी बैंक अकाउंट की, कि बैंक अकाउंट के अंदर एक खातून के साथ ये क्राइम कमिट हुआ। ये देखना बड़ा जरूरी है कि ये कैसे पता चल गया कि इस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे मौजूद थे। दूसरी बात, आजकल जदीद बैंकिंग निजाम के अंदर जहां पर हर बैंक के अंदर कैमरे नस्ब हैं और जदीद बैंकिंग सिस्टम आ चुका है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप निकलवा सकते हैं, आपके पास इजाजत है कि आप अपना फॉर्म फिल करके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले सकते हैं और आपके पास ये इंफॉर्मेशन भी आ जाती है कि किस बैंक अकाउंट में आपके पैसे गए हैं, और वो बैंक अकाउंट भी किसी ना किसी शख्स के नाम पर ही ओपन हुआ होता है। और फिर विड्रॉल ऑफ कैश का हो जाना, वो भी कैमरा लगे हुए हैं बैंक्स के अंदर मौजूद हैं। तो फिर ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये फिर ये कैसे हो गया। समझ से बालातर है कि पहली इंफॉर्मेशन ये कि बैंक अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, इस चीज की इंफॉर्मेशन होना, फिर उन पैसों का विड्रॉल हो जाना, इस चीज का ये बड़ी एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि ये कैसे हो गया। ये तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये देखा जाएगा कि ये इलीगल ट्रांजैक्शन जो थी, क्या आया एटीएम स्किमिंग डिवाइसेस के थ्रू की गई, क्या इसके अंदर इलीगल ट्रांजैक्शन की गई थ्रू द सिम कार्ड्स। ये तो अब आगे जो रेलिवेंट जो है इदारे हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे वो ये देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखेंगे जिनमें जो जैसे आपने कुछ अर्सा पहले कोई एटीएम मशीन फर्ज किया इस्तेमाल की है, तो देखा ये गया कि कुछ आपको 1 घंटा या 2 घंटे बाद आपको मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए। तो इस तरह के केसेस में ये देखा गया बिल्कुल जैन साहब, हमने देखा था कि माजी में ये एटीएम के जरिए जो डिवाइसेस लगाई जाती हैं फिर उनके जरिए जो पैसे निकल जाते हैं, ये इशू बहुत उठा था पाकिस्तान में, क्योंकि इस तरह भी बहुत सारे लोगों के पैसे गए थे और ये कराची में बहुत ज़्यादा हुआ था। मुझे ये बताएं कि जब आप रूल्स की कवानीन की बात करते हैं तो इंतज़ामिया की साइबर क्राइम को लेकर तवज्जो ज़्यादा किस तरफ होती है, कि अगर ये देखें फाइनेंशियल क्राइम्स को रोका जाए या डिफेमिनेशन केसेस की तरफ आए तो हम किस तरफ इंतज़ामी की ज़्यादा तवज्जो देखते हैं? देखिए, 3 किस्म के साइबर क्राइम्स इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कमिट हो रहे हैं। नंबर 1 सोशल मीडिया क्राइम्स है, नंबर 2 ईमेल रिलेटेड क्राइम्स है, नंबर 3 सोशल फाइनेंशियल क्राइम्स है। जब हम सोशल मीडिया क्राइम्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा जो क्राइम है वो साइबर हरासमेंट, साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड है, जिसमें अगर हम हरासमेंट की बात करें तो उसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 20, ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, जिसमें किसी भी शख्स के खिलाफ जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं होता। कि इसको साइबर डेफेमेशन भी कहते हैं। एक तो ये क्राइम बहुत ज्यादा है। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम बहुत ज्यादा क्राइम कमिट किया जा रहा है, जिसकी बहुत सारा बीइंग ए लॉयर हमारे पास लोग बहुत ज्यादा विक्टिम आते हैं, वो क्राइम है ऑफेंस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, जिसमें किसी भी शख्स की ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें या वीडियोस को शेयर कर दिया जाता है। तो ये क्राइम भी बहुत ज्यादा कमिट हो रहा है। और इसमें सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 24 के केसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें साइबर स्टॉकिंग आ जाता है, डिग्निटी एंड मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन आ जाता है, बीइंग ए लॉयर जो केसेस हमने देखे। जी। अब उसके साथ साथ जो केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं वो जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हैं, जिसके हवाले से इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी जो है साइबर लॉज के अंदर जो है वो ये मुतलका लॉज हैं। तो इसके केसेस भी बहुत ज्यादा है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा, अगर जो आपका क्वेश्चन है कि जी सबसे ज्यादा जो इस टाइम लोग विक्टिम्स हैं वो किस जुर्म के हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और सोशल मीडिया क्राइम्स के लोग विक्टिम हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और डिजिटल क्राइम से मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते हैं कि कौन सा क्राइम इस वक्त ज़्यादा है और कवानीन मौजूद हैं लेकिन कहीं ना कहीं पर लूप होल्स हैं, जैसे कि फेसबुक का डेस्क यहाँ पर ना होना, हमारे कुछ ट्वीटीज़ का ना होना, जिसकी वजह से हमें डिटेल्स नहीं मिलती, यानी इदारों को फिर कार्रवाई हो नहीं पाती। एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ज़बरदस्त सी लड़की है जी फातिमा, क्या है जो वो नहीं करती, उससे आपकी मुलाकात कराएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब एक ऐसी नौजवान लड़की की हम बात करते हैं जिसमें बहुत सारी खुसूसियात हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं, कोहपेमाई, हवाबाजी, मेकअप, परफॉर्मिंग आर्ट्स, निज़ाबाजी तक वो क्या काम है जो फातिमा नहीं कर सकती। म्यूज़िक ये बजा सकती हैं,
जहाज ये उड़ा सकती हैं, स्कूबा डाइविंग ये कर सकती हैं और मुसव्वरी इनको आती है, घुड़सवारी भी कमाल की करती हैं, खालों पर खताती का हुनर भी नहीं आता है, ताइक्वांडो और साइकिलिंग पर भी उबूर हासिल है, तैराकी और नेज़ाबाजी भी करती हैं, पोलो भी ज़बरदस्त खेलती हैं जनाब और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। अब अगर कोई इतना कुछ कर सकता है और इतना कमाल का हो, इतना फ़न उसके अंदर हो, इतना हुनर उसके अंदर हो, तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि वो हमारा गेस्ट ना हो, नए दिन का मेहमान ना हो। बिल्कुल ये हो नहीं सकता। दैट इज द रीजन। फातिमा नासिर इज विद अस टुडे। फातिमा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, यू आर वेरी एनर्जेटिक माशाल्लाह। जितनी वीडियोस आपकी हमने देखी हैं और जो तस्वीरें हमने देखी वो देखने के बाद हम सब घबरा गए कि कोई ऐसा काम है फातिमा जो रह गया हो। काफी ज्यादा रहते हैं अभी भी। Really? चलें वो हमें जरा बता दें कि अभी ये करना बाकी रह गया है। फिर हम उस पर आएंगे कि जो आपने किया वो कितना चैलेंजिंग रहा। पैराग्लाइडिंग रहती है, टोट ग्लाइडिंग रहती है, पैराट्रूपिंग, आई मीन स्काई गेम्स आर स्टिल लेफ्ट। वाओ, चले जी, ये तो वो चीजें जो वाकई हम सोचते जरूर है, थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कितना निकल जाएगा अगर हमने ये सोच लिया करना है हमने। अच्छा फातिमा, व्हाट वाज द डिफिकल्ट थिंग दैट यू हैव डन in all this? In all this, you mean all the sports that I've done? Yes. I don't think कोई ऐसी चीज थी जो मुझे इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लगी कि अच्छा चले, फिर मैं ये कह देता हूँ कि फिर मैं सवाल उससे करता हूँ जो कि मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा या मुश्किल रहा होगा, या आपको लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल होगा? मुझे हाँ, क्योंकि यू बीइंग अ गर्ल तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा माउंटेनियरिंग। तो उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि फातिमा ने कब ये सोचा कि मुझे माउंटेनियरिंग सीखनी है, फिर उसके लिए आपने क्या किया, क्या प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने ली, वो कितनी चैलेंजिंग रही, उसमें कितनी बार फातिमा ने ये सोचा, या वैसे तो मुझे उम्मीद है आपने नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकती, आपने सोच लिया करना तो है, तो ज़रा उसकी कहानी सुनाएं। After all these sports, I'm very much into extreme sports. तो उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो माउंटेनियरिंग में थे और उनसे इंस्पायर होके, एंड देन माय फादर टेलिंग मी his past stories about Siachen inspired me more towards mountaineering. तो मैंने इसके लिए ढूंढा पाकिस्तान में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो चगोरी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा। फिर वहाँ से जो उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी कैल इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं। सो आई हैड टू गो एंड आई हैड टू डू दिस। आई फाउंड माई वे टूवर्ड्स इट। मैं गई और मैंने इस सारे कोर्स को आई थिंक 3 दिनों में मैंने 2 लेवल्स इकट्ठे किए हैं। 2 लेवल्स एक साथ किए आपने? 3 दिन। यस। फातिमा ये बताएं, डर नहीं लगा? ये बताएं जरा वो 3 दिन की रूटीन क्या थी और इन 2 लेवल्स से मुताल्लिक भी बताएं। पहले तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यानी लो था, बहुत ज़्यादा, -10 -12 दिन में जा रहा होता था टेम्परेचर। फिर उसके बाद सुबह उठना, ठंडे पानी से जाके मुंह धोना, फिर यू हैव टू गो विद इट। उसके बाद आप सुबह 8 बजे नाश्ता करने के बाद हम लोग 10 बजे तक सारी अपनी इक्विपमेंट वगैरह रैप अप करके जाते थे ग्लेशियर्स में सीखने, जो भी हमारे सर ने हमें सिखाया, सर राजपूत जो हैं, जाहिद राजपूत। उसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर यानी वेदर एक चीज़ है और दूसरा आपने जो वहाँ पे हेक्टिक एक्सरसाइज करनी है या जो उसका प्रोसीजर है माउंटेनियरिंग का, हर एक स्टेप सीखना, हर लेवल को यानी उसके मुताबिक करना। तो ये काफ़ी कह लो उस वक़्त मुश्किल भी लग रहा था और हेक्टिक भी था, क्योंकि मैंने लेवल 1 की भी सारी उनकी डिटेल्स जो थी वो की हैं और उसके बाद मुझे दोबारा जाके लेवल 2 के भी सारे करने पड़े टास्क जो हमें दिए गए थे। इसके अंदर आपको लाइक, और वो ऊपर से आप ग्लेशियर में कर रहे थे, तो ये ज़रा और थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। फिजिकली टफ था या मेंटली चैलेंजिंग था? इंसान कभी भी ना फिजिकली फेल नहीं कर होता, वो सिर्फ अगर फेल होता तो वो मेंटली होता है। वेरी ट्रू। तो ये दिमाग में रखते हुए जब मैं वहाँ पे ट्रैवर्सिंग कर रही थी, जो कि आपको ग्लेशियर क्रॉस करना होता है या तो आइस एक्स के साथ या तो हाथों के साथ, दोनों लेवल्स में, तब वहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे मैं थक गई थी एंड आई वाज अबाउट टू गिव अप, बट देन आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट मी गिविंग अप, इट वुड बी ओनली माई हेड, इट्स इन माई हेड कि मैं थक गई हूँ, मैं नहीं कर सकती, ये सारा मेरे दिमाग में।
तो अगर आप अपनी मेंटल कैपेसिटी को ओवरकम कर लो ना, कि आप उसको और बढ़ा दो, कि आप कर सकते हो, तो इससे आपकी पावर और बढ़ जाती है। इसी तरह मैंने अपने जो कोर्सेज जहाँ मुझे मुश्किलात फेस करने को मिली, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया एंड आई हैड टू गो ओवर इट, कि नहीं इट्स ओके, कर सकती हूँ मैं। सही। अच्छा फातिमा, इतनी सारी चीज़ें आपने की, अभी इतना सारा कुछ करना बाकी रह गया है, इसमें से कोई एक चीज़ होती है ना जिसका बार बार दिल करता है करने को, अच्छा मैंने ये फिर करना है, ये फिर करना है, बार बार ये चीज़ करना, जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा, जैसे खाना होता है बार बार हम बनाते हैं, बहुत पसंद होता है, जैसे कोई एक चीज़ जो बार बार करने का दिल करता हो? एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, इसमें स्कूबा डाइविंग आती है, स्काई डाइविंग आती है, माउंटेनियरिंग आती है, एनीथिंग दैट हैज़ एड्रेनलिन इन इट। ओके, तो वो आप चाहेंगी दोबारा से आप करें। अच्छा फातिमा, कमिंग बैक टू माउंटेनियरिंग, जो आपने 2 कोर्सेज इकट्ठे किए, 3 दिन में किए, ज़रा वो चैलेंजिंग थे लेकिन आपने ज़बरदस्त किया, और लड़कियां भी थीं आपके साथ, और इसके अलावा क्या आपने ये जो सीखा, सब इसी तरह सीख पाते हैं जो आते हैं या नहीं? फातिमा ने कुछ रिकॉर्ड बनाया है इसमें? मेरे साथ और वहाँ पे लड़कियाँ नहीं मौजूद थी। मैं थी, मेरा छोटा भाई था, और बाकी कुछ लम्स के स्टूडेंट्स थे। So you were the only girl? कुछ लोकल स्टूडेंट्स थे। Yeah, I was the only girl over there, and I was the only one doing both levels at the same time. Okay. और उसको yeah. तो फिर आपके इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके बारे में कहा गया होगा जब आपने दोनों लेवल्स कर लिए, बिकॉज यू वर द ओनली गर्ल और यू वर द ओनली वन जिसने 2 लेवल्स एक साथ किए। I was the only one who did both levels at the same time, और मेरे इंस्ट्रक्टर जो हैं जाहिद राजपूत, उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा है विद ऑनर, ठीक है, यानी मुझे ऑनर के साथ मुझे सर्टिफिकेट दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। माशाल्लाह। अच्छा फातिमा, अगर इन चीज़ों से हट के थोड़ी किचन की बात कर लें, हाँ, ख़वातीन या लड़कियों के बारे में हमेशा एक ही बात होती है, अच्छा ये तो बाहर के बहुत काम कर लिया, अब ज़रा ये बता दो कि भाई अमूरे खानादारी, हाँ किचन में क्या था, अमूरे खानादारी, तो मुझे बताएं खाना शाना बनाना आता है? ये हाँ था, ये नहीं था? ये हाँ था, बिकॉज आई डिड माई सर्टिफिकेशन इन कुकरी फ्रॉम गौतम। माशाल्लाह, तो वाओ, प्रोफेशनल शेफ हैं जी आप तो, आप भी सीखें। अच्छा, नहीं तो मैं पोल खोल देना इधर, ठीक है? अच्छा ये फातिमा मुझे बताएं, सबसे अच्छा खाना क्या बना लेती है? जिसको खाना बनाना आता है मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि सबसे अच्छा खाना क्या बनाते हैं जी आप? मैं बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्टेड ना, खैर आई एम अ फूडी, लाहौरी हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि खाने का शौक ना हो। yes. तो इसी की बेस पे लाइक आई लव फूड एंड आई लव टेस्टिंग देम। तो जो मुझे बेहतरीन बनाना आता है दैट इज़ डिज़र्ट्स, केक्स एंड बेकरी आइटम्स। उसके बाद बार पे आ जाएं जूसेस एंड कॉकटेल्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव स्टेक्स। ज़बरदस्त। ये 3 चीज़ें जो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, बनाती हूँ। ज़बरदस्त। फातिमा, यू आर एन इंस्पिरेशन, लेकिन फातिमा की अपनी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे लिए मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं। ओके, फादर मदर की सपोर्ट फ्रॉम डे 1 रही, या कभी मदर ने कहा हो तुम लड़की हो, एटलीस्ट ये तो छोड़ दो, ये तो मत करो, यहाँ तो मत जाओ, ऐसे तो ना करो? हाँ, देयर आर टाइम्स जब मेरी मॉम जो होती हैं खुद घबरा जाते हैं कि ये क्या करने जा रही है, लेकिन एट द एंड आई एम 110% श्योर अबाउट द थिंग्स आई डू। तो इवेंचुअली आई डू देम। आई जस्ट पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेने की बात होती है, और इवेंचुअली मामा अगर मना करती भी है ना कि ना करो ये हो जाएगा, देयर जस्ट अफ्रेड कि मैं अपने आप को चोट ना लगवा लूँ, क्योंकि मेरे काम इतने खतरनाक होते हैं, जैसे पोलो, ठीक है, देन फायर ब्रीदिंग, या फिर माउंटेनियरिंग एंड देन साइकिलिंग लंबे रूट्स पे। तो मैं इनको कॉन्फिडेंस में ले लेती हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच फातिमा, आपने इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी बात, और बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मिसाल हैं और इंस्पिरेशन भी हैं आप, और जनाब इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी सुपर वुमन है। और महक ने सोच लिया, महक भी माउंटेनियरिंग करेंगी, महक भी जाएंगी जी, महक कोहे पेमाई करेंगी, फिर हम वीडियो शेयर करेंगे। कुछ भी नहीं सोचा शेयर। अच्छा, मैं इतने मुश्किल काम कभी नहीं कर सकती, बिल्कुल गलत पड़ा। एक और काम है जो कि किसी के लिए मुश्किल हो गया, क्या? एक वकील साहब के लिए केस डिफेंड करना मुश्किल हो गया, इसलिए वो चेंज हो गए। मैं बात करूँ रज़ा रब्बानी साहब की, क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने रज़ा रब्बानी को अपनी वकालत से हटा दिया है। उनका आमदन से ज़ायद असासों का केस चल रहा था, क्योंकि सही तरह से डिफेंड नहीं कर पाया रज़ा रब्बानी, इसलिए उन पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने अपनी वकालत से उन्हें हटा दिया। जुल्करनैन इकबाल ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, डिटेल्स शेयर कीजिएगा।
शुएब रजा रब्बानी वैसे तो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, लेकिन शायद खुर्शीद शाह साहब के केस में वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके थे। गुज़िश्ता 2 समातें हुई थी जिस पर रजा रब्बानी ने तैयारी के लिए वक्त मांगा था, और जो नैब केसेस में जमानतों के हवाले से अदालत का एक वजह करदा असूल है, लार्जर बेंच का फैसला था, उससे भी रजा रब्बानी दूसरी समात में लाइव निकले थे। इसलिए मजीद वक्त जब उन्होंने मांगा और अदालत की ऑब्जर्वेशन भी इस हवाले से आई कि आप तैयारी के साथ नहीं आते, तो आप खुर्शीद शाह ने उनकी खिदमात को शुक्रिया के साथ वापस कर दी और मखदूम अली खान जो सीनियर एडवोकेट है उनकी खिदमात को हासिल किया गया है खुर्शीद शाह की जानिब से। शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। अब जरा दोबारा से कराची का रुख करते हैं, जहां पर सर्दी का मौसम चल रहा है। अभी कुछ कम हो गई है सर्दी, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि हम कहेंगे सर्दी की छुट्टी हो गई। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी है अभी भी कराची में, और सर्दी के मौसम में होता यह है कि बड़े जो होते हैं वो मफलर्स और मुख्तलिफ स्टाइल की टोपियाँ पहनते हैं, तो बच्चे भी फरमाइश करते हैं कि हमें भी इसी तरह की और इतनी स्टाइलिश टोपियाँ चाहिए, मफलर्स चाहिए। तो इसी की तलाश में शुएब चले गए टोपी ढूंढने के लिए। तो मैंने कहा आप अकेले जाएँ, इस दफ़ा मैं तो आपके साथ नहीं जाऊँगी, तो आपको दिखा देते हैं उन्हें कौन कौन सी टोपियाँ मिली हैं। बच्चे जिनको टोपी पहनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है वो फौरन से उतार देते हैं और ठंड बड़ी जल्दी उनको लग जाती है। और बच्चों को ये बात समझाना, बताना और मनाना कि भाई टोपी तो लाजमी पहननी है, बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग काम होता है। ऐसे में मैं एक ऐसी शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चों के लिए भी बेशुमार वैरायटी मौजूद है, और बच्चों के फेवरेट कलर और फेवरेट स्टाइल की कैप आप उन्हें यहाँ से दिला सकते हैं। बस मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे का सर ढका हो ताकि बच्चे को सर्दी ना लगे। तो बड़े मज़े मज़े के स्टाइल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, जिससे बच्चे का स्टाइल तो होगा, इसके साथ साथ बच्चे को सर्दी भी नहीं लगेगी। बात सिर्फ बच्चों की नहीं, बात हम बड़े बच्चों की भी करेंगे, बड़ों की भी करेंगे कि वो अपने आप को कैसे इस सर्द मौसम में महफूज रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने स्टाइल पर तो नौजवान कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते। तो हमारे पास जनाब यहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैप्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस कैप, अभी आप देखिए कि ये स्टाइल का स्टाइल, अगर लगे बहुत ज़्यादा ठंड तो यहाँ से इसके फ्लैप्स खोल के ऐसे पहन लें तो कान भी ढक जाएंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जनाब यहाँ पर निज़ाम है। जिना कैप था बट दैट्स नॉट अ विंटर आइटम। इसके अलावा चित्राली टोपी भी मौजूद है यहाँ पर, लेकिन जिस आइटम ने मुझे यहाँ पर आने पर मजबूर किया वो है ये वाला, कि टोपी तो है, साथ साथ ये राउंड कह लें इसको कि नेक कवर ज़बरदस्त है ये, और इसका स्टाइल तो ज़बरदस्त है ही। पहनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, बट चलें ट्राई करते हैं कि हम इसे कैसे पहनते हैं। डबल साइड है इसकी, जो साइड आपको पसंद हो उस साइड से आप इसको पहन लें। चलें लेट्स ट्राई इट लाइक दिस। और ये देखिए स्टाइल का स्टाइल, थोड़े से बाल ख़राब हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही कि मैचिंग टोपी भी यहाँ पर मौजूद है। तो जनाब ये तो होगी बात टोपी की, क्यों ना हम बात मफलर्स की भी कर लें। मफलर्स की भी बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है यहाँ पर। ऐसे मफलर्स हैं कि चाहे आप लाल रंग ऊपर रख लें, चाहे आपका दिल करे तो आप नीला रंग ऊपर कर लीजिए, आपकी चॉइस के ऊपर है, जो रंग आपको पसंद है। तो वैरायटी यहाँ पर इसकी भी। और क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं तो हम उनसे बात भी करते हैं। ये जो मैंने पहन लिया और ये मैचिंग, ये बड़ा डिफरेंट आइटम है। जी बिल्कुल डिफरेंट आइटम है, ये इस साल का बिल्कुल हार्ड आइटम है। अच्छा जी बिल्कुल हार्ड आइटम है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और तरह तरह से इसके स्टाइल बनते हैं। जैसे पहले के लोग मंकी कैप पहनते थे जिसमें पूरा फेस निकलता था, तो वो चीज़ लोगों को अजीब लगती थी। तो इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। स्टाइल का स्टाइल, हाँ स्टाइल का स्टाइल। अब अगर आपने कैप पहन लिया और उसके बाद अगर आपने सर्दी ज़्यादा लगनी है तो आप मास्क की तरह इसको आप वेयर कर सकते हैं। तो मास्क अगर ना हो तो इसको मास्क बनाया जा सकता है। क्या बात है, कोरोना वायरस के तनाज़ुर में तो ये और ज़्यादा सेफ्टी हो गई। अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ और कैप्स भी, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। और जैसे ये बच्चों की कैप्स हैं, ये बचकाना भी है इसमें। अच्छा इसमें बड़ों का भी होता है, दोनों चीज़ें होती है। जैसे मैंने ट्राई किया वो तो फ्लैप्स थे तो मैंने कवर कर लिया। ये विदाउट फ्लैप है, ये विदाउट फ्लैप। उसी वो सेम टू सेम चीज़ है। और इसमें जो है ना फ्लैप नहीं होते हैं और इसी में। अच्छा जी, और ये चित्राली टोपी पखोल कहलाती है। बड़ी प्यारी टोपी, इसमें बड़े खूबसूरत पर लगे होते हैं और इसमें पर अलग से लगता है। पर अलग से लगता है। आप वो अपनी सुरखाब के पर जो कहते हैं ना, सुरखाब के पर लगे हुए, ये सुरखाब के पर हैं जनाब जो कि इस पे लगते हैं। अच्छा कराची में इसका ट्रेंड है वैसे? जी पहले कम था लेकिन अब इसका ट्रेंड जो है बढ़ गया। अच्छा जी बिल्कुल अब बढ़ गया है इसका ट्रेंड। लोग इसको बड़े तकरीब वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको आपने ऐसे पिन किया, सही, उसके बाद इसको आपने यहाँ करके आपने इसको
अरे वाह, फौरन से लग गया जी। इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, मोर पंख भी है इसके अंदर, जबरदस्त जबरदस्त। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि पूरे साल का काम एक तरफ और विंटर सीजन में आपका काम एक तरफ, ऐसा ही है? बिल्कुल, पूरे साल का काम में ये जो हमारे पास 15 से 20 दिन का काम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और माशाल्लाह बहुत रश होता है। और मैंने ये देखा कि मुझे सदर में कहीं पर टोपियों की उतनी वैरायटी नहीं दिखी जितनी आपके पास है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास, हमारी कोशिश होती है कि कस्टमर को हम नए से नई चीज़ प्रोवाइड करें और जो इस वक्त बाहर की कंट्री में डिज़ाइन के अंदर इन होती है तो हमारी पूरी कोशिश होती है वो हम अपनी शॉप में। तो ऐसा भी होता है कोई कस्टमर आए और कहे कि मुझे ये स्टाइल तो पसंद है, इसमें मुझे फलाना कलर चाहिए, तो फिर ऐसा ऑर्डर भी ले लेते हैं? हाँ, वो जो चीज़ हमारे बस में होती है तो हम वो करते हैं और अदरवाइज़ जो चीज़ मौजूद होती है तो तकरीबन उसके कलर भी मौजूद होते हैं। इसमें कोई शक नहीं जनाब, कलर्स बहुत। थैंक यू सो वेरी मच जी, साथ मौजूद थे आप। और हम लोग यहाँ पर जब आए तो हमने भी देखा कि वाकई आप जो भी चीज़ सोच कर आएंगे कि मुझे इस तरह का स्टाइल वो वेयर करना है या फलाना कलर मुझे चाहिए, तो आपको ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। तो जनाब, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंच गया। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। और आपने क्या करना है, बेस्ट ऑफ देखना नहीं भूलें। और अगर बाहर जाएं, हाँ चलें आप, क्योंकि सर्दी है, टोपी पहन के जाएं और मास्क भी पहन के जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।